जाल में सब कुछ समझने की कोशिश करने लगी। क्या हुआ? कहाँ खो गई? कहीं नहीं। रात को तुम कहीं गए थे क्या? 2 मिनट के लिए मेरी नींद खुली थी, पर तुम बिस्तर पर नहीं थे। वो बाथरूम गया था। क्यों, क्या हुआ? अक्रिया कुछ बोलने जा रही थी, लेकिन तभी एक पुलिस की गाड़ी धीरे धीरे चलते हुए उस बंगलों के सामने आ रुकी, जिसे देखकर अद्वैत बोल पड़ा। तुम्हारी गाड़ी आ चुकी है। अक्रिया ने कुछ भी नहीं कहा। वो चुपचाप जाकर गाड़ी के अंदर बैठ गई। उसकी गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और अद्वैत दूर खड़ा उसे बस देखता ही रह गया। अक्रिया, तुम चाहकर भी मुझ तक नहीं पहुंच सकती। ये तो बस एक शुरुआत है। आगे जो होगा वो मेरी जंग का आगाज है। अद्वैत, मैं समझ चुकी हूं कि तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। तुमने मुझसे झूठ कहा। तुम रात के अंधेरे में गाड़ी लेकर कहीं थे, लेकिन कहां, ये मुझे पता करना होगा। एक मिनट, उस रात जब मेरी पेन ड्राइव लैपटॉप में लगने की वजह से जली, उस वक्त तुम वहीं थे। तुम अपनी टैक्सी लेकर रात में ही निकले हो, और रात को ही मुंबई थाने में ये सारे क्राइम होते हैं। वो फौरन कार की विंडो से बाहर झांकते हुए अद्वैत को देखने लगी। अद्वैत भी उसे ही देखता जा रहा था और उन दोनों के ही मन में विचारों का सैलाब चलने लगा। अद्वैत, क्या तुम वही हो? हाँ, मैं वही हूँ। क्या तुमने ही उन सब की जान ली? उन सब का मरना पहले से ही निश्चित था। लेकिन तुम ऐसा क्यों करोगे? अक्रिया, अब तुम्हारी बारी है। अद्वैत, मैं तुम्हारा सच पता लगा कर रहूंगी। दोनों दूर से ही एक दूसरे को देखते जा रहे थे और फिर धीरे धीरे करके उनकी आकृति धुंधली पड़ने लगी। अक्रिया जब एसएसपी के घर पहुंची तो पुलिस ने इंद्रजीत को गिरफ्तार कर लिया था और इंद्रजीत लगातार चीखता जा रहा था। रंजीत सर, मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैं तो यहाँ सिर्फ इसलिए आया क्योंकि एसएसपी सर ने मुझे कई बार कॉल किया था, लेकिन कॉल रिसीव होने के बाद वो कुछ बोल ही नहीं रहे थे, इसीलिए मैं सीधा यहाँ चला आया। दरअसल कुछ दिन पहले मैंने उन्हें एक फाइल और एक पेन ड्राइव दी थी, लेकिन पेन ड्राइव पता नहीं कैसे खराब हो गई। इसीलिए कल शाम को उन्होंने मुझसे मेरी ओरिजिनल पेन ड्राइव मांगी थी। मैंने उन्हें ओरिजिनल पेन ड्राइव दे दी, लेकिन रात को उनका इस तरह बार बार कॉल आने लगा। मुझे लगा कोई जरूरी काम होगा, इसीलिए मैं यहाँ चला आया। पर जब तक मैं यहाँ पहुंचा तो इस बंगले का गेट खुला हुआ था, इसीलिए मैं सीधा बंगले के अंदर आ गया और जब तक मैं कुछ समझ पाता इन्होंने मुझे पकड़ लिया। इंद्रजीत, मुझे पता है तुम एक अच्छे पुलिस वाले हो। जिन्होंने तुम्हें भोर के वक्त यहाँ पकड़ा वो लोग एसएसपी सर के घर पर ही काम करते हैं। वो हर रोज सुबह 6 बजे यहाँ आते थे, लेकिन आज वे जल्दी आ गए क्योंकि रात को एसएसपी सर के नंबर से उनके पास कई बार कॉल आया था, लेकिन एसएसपी सर ने कुछ भी नहीं बोला, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारे पास आया था। इंद्रजीत, मुझे यकीन है कि कोई तुम्हें फंसाना चाहता है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए इस केस की छानबीन खुद करूंगा। अक्रिया जो बगल में ही खड़ी होकर उन दोनों की बातें सुनती जा रही थी, वो इंद्रजीत को देखकर मन ही मन खुद से बोली, पहले तो मुझे लगा कि तुम इंद्रजीत की कल्पनाओं का सिर्फ एक हिस्सा हो, लेकिन तुम हो, सच में तुम हो। मुझे इस फाइल में लिखे हुए सारे सबूत जल्द से जल्द ढूंढने पड़ेंगे, लेकिन मैं जैसा सोच रही हूं, अगर इन सारी चीजों के पीछे अद्वैत निकला तो मुझे उससे खतरा हो सकता है, लेकिन बिना सबूतों के मैं उसका कुछ भी नहीं कर सकती। मैंने एसएसपी के गार्ड को मारा और मैंने ही सारी की सारी सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी और मैंने ही इंद्रजीत को फंसाया। ये राज अब उसे भी पता चल गया होगा। मुझे उसके और सारी दुनिया की नजरों से गायब होकर उसके खिलाफ सबूत ढूंढने होंगे। सीनियर ऑफिसर रंजीत अपनी नई टीम के साथ फौरन इस केस की छानबीन में लग गए और अक्रिया उस फाइल की छानबीन करने के लिए उसी दिन सारी दुनिया की नजरों से गायब हो गई। लेकिन वो फाइल के जिन जिन पन्नों को पढ़ने के बाद उसकी जांच करने जाती, सारे सबूत वहां वीर पहले ही मिटा चुका होता। 1 हफ्ते तक ये प्रक्रिया जारी रही। इस बीच इंद्रजीत के खिलाफ हुई साजिश की वजह से कोर्ट ने भी उसे रिहाई दे दी। इस 1 हफ्ते में अद्वैत के घाव पूरी तरह से भर गए। एक रात वो घने कोहरे में रेडियो पर चलने वाले प्रसारण को सुनता हुआ नेशनल हाईवे से मुंबई सेंट्रल की ओर बढ़ने लगा। पिछले हफ्ते इस स्टेट के सबसे बड़े बिजनेसमैन के बेटे की मौत कार एक्सीडेंट में हो गई। किसी ने गाड़ी की ब्रेक वाली तार को काट दिया, पर किसने काटा इसकी जानकारी अब भी किसी को पता नहीं चली। उसके बाद एसएसपी का खून हो गया, उसकी भी जानकारी किसी को नहीं मिली।
मकसूद के 2 आदमियों की लाश हाईवे पर पाई गई, उसकी भी जानकारी किसी को नहीं मिली और इन सब केसेस की जांच कर रही क्राइम ब्रांच की ऑफिसर अक्रिया का भी कुछ पता नहीं चल रहा। जनता के गुस्से को देखते हुए और सिस्टम की नाकामी की वजह से स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया। जितनी भी चीजें अभी इस शहर में हो रही हैं, उनको ध्यान में रखते हुए मैंने ये फैसला किया है कि फॉरेंसिक टीम को इस शहर में बढ़ाया जाएगा। उनको सही इक्विपमेंट्स भी दिए जाएंगे और हर एक घटना की सही से जांच होगी। वो रेडियो सुनता जा रहा था, तभी मिलिट्री ड्रेस पहने एक सैनिक अचानक ही उसकी गाड़ी के नजदीक आया। अद्वैत ने उसे देखते ही झटके से ब्रेक मारा और अद्वैत को देखते ही उस फौजी ने तुरंत उसे सैल्यूट किया। वीर, क्या काम पूरा हो गया? आपने मुझे जो फाइल्स दी थी, मैंने एक एक करके उसके सारे सबूत मिटा दिए। अक्रिया अब आप तक कभी नहीं पहुंच सकती। अद्वैत गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया। अक्रिया पिछले 7 दिनों से गायब है। मैंने चारों ओर पता किया, लेकिन इस वक्त वो कहाँ है किसी को कुछ भी नहीं पता। आखिरी बार जब मैं उससे मिला था तो वो मुड़ मुड़ कर लगातार मुझे ही देखे जा रही थी, मानो उसे मेरे बारे में कुछ पता हो। अगर ऐसी बात है तो हम उस तक पहुंचेंगे कैसे? इन पिछले 7 दिनों में मैंने पहले ही सारी चीजों की गणना कर ली है। मुझे जल्द से जल्द अक्रिया को खत्म करना होगा। उसके बाद अपने होने का एहसास इस पूरी दुनिया को दिलाना होगा और फिर उसकी बारी होगी जिसकी वजह से ये सब कुछ शुरू हुआ। मुंबई सेंट्रल जाने का वक्त आ गया है। कब? अभी? हाँ, गुनाहों से भरी इस दुनिया में शिकार करने का भी वक्त आ गया है। अब कानून तभी बेहतर होगा जब मेरा उन सब से सामना होगा। वीर, मैं कौन हूं, क्या करता हूं और इस दुनिया से क्या चाहता हूं, ये सबको बताने का वक्त आ गया है। हंटर को जगाने का वक्त आ गया है। अद्वैत, कौन हो तुम? क्या चाहते हो? इमरान के शूटर जुनैद ने वहां से भागने की कोशिश की। अद्वैत ने अचानक उसका कॉलर पकड़ लिया और उसके सीने पर वो अनगिनत बार चाकू मारते हुए उसे घसीटता हुआ बाथरूम में ले आया। तू जानना चाहता है कि मैं कौन हूं? तो ये सवाल मुझसे नहीं, उन लोगों से पूछना जिन्होंने मुझे ये बना दिया। अद्वैत के चेहरे पर लगा हुआ जुनैद का खून धीरे धीरे जमीन पर टपकता जा रहा था और उसने एक ही झटके में जुनैद का गला रेत कर उसका सिर उसके धड़ से ही अलग कर दिया। तभी अद्वैत ने दूर से आती हुई कदमों की आवाज सुनी और उसने बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। अरे, ये दरवाजा अंदर से किसने बंद कर दिया? अभी थोड़ी देर में अगला ओवर शुरू हो जाएगा। रुक, मैं देखता हूँ, अंदर कोई है? हेलो? वे दोनों बाहर से दरवाजा खटखटाए जा रहे थे और अद्वैत बेसिन पर अपना खून से लथपथ मुंह खामोशी के साथ धोता जा रहा था। उस साइड दूसरा बाथरूम भी है, चल उधर ही चलते हैं। इस वाले के चक्कर में पड़े तो मैच भी छूट जाएगा। वे दोनों वहां से निकल गए। उनके जाते ही अद्वैत के मोबाइल की घंटी बजी। उसने फोन जेब से बाहर निकाल कर देखा तो पाया ये अक्रिया का कॉल था। तो आखिरकार तुम्हें मेरे खिलाफ सबूत मिल ही गए, लेकिन अक्रिया, सबूत ढूंढने में तुमने थोड़ी देर कर दी। अद्वैत ने मन ही मन खुद से बात करते हुए कॉल रिसीव किया। कैसे हो अद्वैत? उम्मीद है तुम्हें मेरी काफी याद आई होगी। जो इस कदर मेरी तलाश में गुमशुदा हो जाए, उसे ना याद करूं तो फिर किसे करूं? मतलब तुम जान चुके हो कि मुझे तुम्हारे राज के बारे में पता चल चुका है और मैंने तुम्हारे खिलाफ सबूत भी हासिल कर लिए हैं। पूरी दुनिया से कितनी भी छिपने की कोशिश क्यों ना करें, अंत में उसकी सच्चाई दुनिया के सामने आ ही जाती है। भले ही तुमने अपने खिलाफ सारे सबूतों और सारे गवाहों को मिटा दिया था, लेकिन तुमसे एक गलती हो गई। कैसी गलती? जब मैंने तुम्हें डेला क्रूज होटल में देखा था, उस दिन तुम वहां किसी लड़की से मिलने आए थे। जब तुम टेबल पर बैठे थे, उस वक्त मैं तुम्हारा चेहरा तो नहीं देख पाई, लेकिन तुम्हारे सामने बैठा वो लड़का, मैंने उसका चेहरा देख लिया था। मैंने जब उस लड़के की छानबीन की, तब मुझे पता चला कि कुछ दिनों पहले उसके माँ बाप दोनों ने आत्महत्या कर ली। लेकिन वो असल में आत्महत्या नहीं बल्कि एक मर्डर था। मुझे पता है उन्हें मारने वाले तुम ही हो। तो तुम इस वक्त रेलवे स्टेशन के पास हो? गलत, मैं तो बस एक फुटेज देख रही थी। रुको, तुम्हारे नंबर पर सेंड करती हूँ, शायद तुम्हें भी देखकर अच्छा लगेगा। अक्रिया ने एक वीडियो अद्वैत के नंबर पर फॉरवर्ड कर दी और अद्वैत ने बिना कुछ सोचे समझे वो वीडियो प्ले की। हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल।
आज हम सारे दोस्त मुंबई से ट्रेन पकड़कर गोवा जा रहे हैं। नेहा, हमारी ऑडियंस को बताओ इस वक्त हम कहाँ पहुँचे हैं? हमारी ट्रेन अभी ठाणे से होकर गुजर रही है। रुकिए, मैं आप सभी को बाहर का व्यू दिखाती हूँ। उस लड़की ने अपने फ्रेंड के हाथ से उसका कैमरा लिया, जिसके बाद वो खिड़की से बाहर के व्यू को देखने लगी। उस फुटेज में अद्वैत ट्रैक के किनारे अपनी गाड़ी के बाहर खड़ा था। उसके साथ शराब के नशे में धुत विकास के पिताजी भी थे और ट्रेन से निकलने वाली लाइट उसकी गाड़ी के नंबर प्लेट पर रिफ्लेक्ट करती जा रही थी, जिस वजह से गाड़ी के नंबर को उस व्लॉग में साफ तौर पर देखा जा सकता था। अद्वैत अद्वैत अद्वैत, क्यों कर रहे हो तुम ये सब? तुम्हें क्या लगा था तुम एसएसपी के मर्डर केस में मुझे फंसा दोगे और मैं चुपचाप ये सब देखती रहूंगी? मैं डर गया, मैं बहुत ज्यादा डर गया। इतना डर तो मुझे अपने जीवन में कभी नहीं लगा। तुम्हें क्या लगता है तुम पिछले 10 दिन से मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा करोगी और मैं हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहूंगा? जब मैं 6 साल का था मर तो मैं उसी दिन गया था। काश जिस तरह से तुमने खुद को बचाने के लिए मेरे खिलाफ सबूत ढूंढे, बिल्कुल उसी तरह तुम और तुम्हारा ये कानून आम लोगों के लिए भी काम करता। तुमने कहा था तुम अपने परिवार से प्यार करती हो। उम्मीद है अपने परिवार को बचाने के लिए तुम कुछ भी करोगी। तुम्हारे पास 7 मिनट हैं। 7 मिनट हैं। मुझे रोक सको तो रोक लो। अद्वैत ने फोन रखा और वॉशरूम के दरवाजे पर बाहर से ताला मारकर वो चुपचाप वहां से निकल गया। आखिर करने क्या वाला है? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। उसने मेरे परिवार की बात की? नहीं, मैं अपने परिवार को कुछ भी नहीं होने दे सकती। अक्रिया ने अपने फोन पर बार बार एक नंबर डायल करना शुरू कर दिया। मेरे पास उसके खिलाफ सबूत है, लेकिन वो मुझसे डर क्यों नहीं रहा? कुछ तो गड़बड़ है, मुझे कुछ करना होगा। अक्रिया भागते हुए अपनी कार में आ बैठी, पर उसने जैसे ही अपनी गाड़ी शुरू की वैसे ही उसके नंबर पर एक मैसेज आया। उसने गाड़ी रोककर जब फोन पर नजरें घुमाई तो पाया अद्वैत ने उसे एक वीडियो फुटेज भेजी थी, जिसे अक्रिया ने पल भर भी सोचे बिना प्ले कर दिया। ध्यान से देखो इस चेहरे को, पहचानो इस चेहरे को। तुम्हें क्या लगा मैंने सिस्टम को बदलने के लिए जितने लोगों की जान ली, वो सच इतनी आसानी से दुनिया के सामने आ जाएगा? मैं सच को छिपाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, इसकी जान भी ले सकता हूँ। अब तुम्हें वही करना होगा जो मैं तुमसे कहूंगा। छोड़ दो मुझे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? मैं तुम्हें जानती भी नहीं। आवाज धीरे। अगर तुमने चिल्लाने की कोशिश की तो चाकू तुम्हारे गले के आर पार हो जाएगा। मुझे छोड़ दो। तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। देखो, खुद को बचाने के लिए ये मेरी प्यास भी बुझाने को तैयार है। अगर तुम्हें इसे बचाना है तो तुम्हें मेरी सारी बातें माननी होंगी। या तो इस खेल में तुम्हारी जान जाएगी या फिर इसकी। मेरा गला। देखो इसे, अब फैसला तुम्हें करना है। तुम्हें इसकी जान प्यारी है या खुद की? और अगर इसे बचाना है तो तुम्हें मेरे भेजे गए पते पर आना होगा। वीडियो जैसे ही खत्म हुआ, अक्रिया के मोबाइल पर एक एड्रेस आ गया। साला हरामी, इसे मेरी बहन समायरा के बारे में कैसे पता चला? अद्वैत, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अक्रिया बार बार समायरा के नंबर पर कॉल करने लगी, लेकिन समायरा उसका कॉल ही रिसीव नहीं कर रही थी। इसीलिए उसने फौरन अपनी गाड़ी स्टार्ट की और वो 1 घंटे तक ड्राइव करने के बाद अपनी पूरी रफ्तार में एक खंडहर से दिखने वाले अपार्टमेंट के सामने जा पहुंची, जिसे अधूरा बनाकर वैसे ही छोड़ दिया गया था। तेज हवाएं और चारों ओर घना अंधेरा, दूर दूर तक कोई भी नहीं। अद्वैत, अद्वैत, कहाँ हो तुम? उसकी चीख सुनते ही उस खंडहर सी बिल्डिंग के 10th फ्लोर पर एक माचिस जली और उस माचिस से अपनी सिगरेट जलाने के बाद अद्वैत ने जलती हुई माचिस की तीली नीचे फेंक दी। अद्वैत, छोड़ दे मेरी बहन को। अब तुझे मेरे हाथों कोई नहीं बचा सकता। वो फौरन सीढ़ियों के रास्ते से दौड़ते भागते हांफते हुए ऊपर जा पहुंची। कहाँ है मेरी बहन? क्या किया तूने उसके साथ? हाँ? क्या किया तूने उसके साथ? अक्रिया ने एक ही झटके में अपनी लाइसेंस्ड गन बाहर निकाल ली और अद्वैत अपनी सिगरेट पीते हुए उसके इर्द गिर्द गोल गोल घूमने लगा। मुंबई में कुल 30 लाख से भी ज्यादा घर हैं। 30 लाख घरों में कम से कम 70 लाख कमरे होंगे। समायरा उन्हीं में से किसी एक कमरे में बंधी हुई है। हाँ, बस एक प्रॉब्लम है, मैंने उस कमरे में कुछ भूखे चूहे छोड़े हैं। अगर तुमने मुझे मार दिया तो कहीं वो उन चूहों का खाना ना बन जाए। अद्वैत, मेरी बहन को छोड़ दे।
मैं सच कह रही हूँ, तुम्हारे खिलाफ मेरे पास जो सबूत है मैं वो सब कुछ मिटा दूंगी। ओह, एक चीज तो मैं बताना भूल ही गया, समायरा भी तो भूखी होगी। ऐसा भी हो सकता है कि भूख प्यास से उसकी जान चली जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उन भूखे चूहों ने उसके शरीर को खाना भी शुरू कर दिया हो। छोड़ दो मेरी बहन को, तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगी। सारी फाइल्स डिलीट करो अभी, और फिर मुंबई सेंट्रल के एसपी कबीर के पास फोन करो। अक्रिया ने बिना कुछ सोचे समझे सारी फाइल्स डिलीट कर दी और हड़बड़ाहट में उसने कबीर का नंबर डायल किया। हेलो, बोलो सर, मैं मुंबई थाने की पुलिस ऑफिसर अक्रिया बोल रही हूँ। सर, मैं मुंबई थाने की पुलिस ऑफिसर अक्रिया बोल रही हूँ। अक्रिया? ओ, तुम वही हो ना जो वहाँ के एसएसपी मर्डर केस के बाद गायब हो गई? बोलो, हाँ मैं वही हूँ। बोलो, मैं अपने जिस्म का इस्तेमाल करके पुलिस फोर्स में यहाँ तक पहुँच पाई। बोलो, मेरे उस एसएसपी से भी नाजायज संबंध थे। मैं कोई भी केस ठीक से सॉल्व नहीं करती। मैंने ही एसएसपी की जान ली और अब मैं खुद को भी मारने जा रही हूँ। अद्वैत की बातें सुनकर अक्रिया की आंखों से आंसू पानी की तरह बहने लगे। हेलो अक्रिया, तुम बोल क्यों नहीं रही? सर, एक पुलिस ऑफिसर बनने के लिए मैंने अपने जिस्म का इस्तेमाल किया। मेरे उस एसएसपी के साथ नाजायज संबंध थे। मैंने आज तक कोई भी केस ठीक तरह से सॉल्व नहीं किया। मैंने एसएसपी की जान ली और अब मैं खुद को मारने जा रही हूँ। ये तुम क्या कह रही हो? अक्रिया, मेरी बात सुनो। अद्वैत ने अक्रिया के हाथ से फोन लेकर कॉल कट कर दिया और वो धीरे धीरे चलता हुआ वहां की खुली बालकनी के बिल्कुल छोर पर आ गया। मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि यहाँ से नीचे कूदने के बाद तुम जिंदा बचोगी या नहीं। तुमने मेरे साथ प्यार का ढोंग क्यों किया? उसकी शुरुआत तुमने की, मैंने नहीं। तुम में भूख भरी है, पैसों की भूख। जब होटल डेला क्रूज में तुम्हें पता चला कि वहां का मालिक मैं हूं, तो तुम मुझ तक खिंची चली आई। हर किसी को पैसों की भूख है, हर कोई पैसों की ओर खींचा चला जाता। हमारे आसपास ही देख लो, मैंने भी वही किया जो मेरे और मेरी छोटी बहन के लिए बेहतर था। क्या गलत किया मैंने, और क्यों कर रहे हो तुम ये सब? ताकि कानून अपने काम करने के तरीके को बेहतर कर सके। जब हम पहली बार मिले उस वक्त तुम एक मर्डर केस सॉल्व करने गई थी। हस्बैंड कहता कि वाइफ ने मर्डर किया है, वाइफ कहती हस्बैंड ने मर्डर किया है, पर एक्चुअल में वो मर्डर मैंने किया था, क्योंकि जिस आदमी का मर्डर हुआ वो उस औरत के साथ मिलकर एक बहुत ही बड़ा प्रोस्टिट्यूशन रैकेट चलाता था। तुम कभी भी शहर में होने वाले किसी भी क्राइम को ठीक से सॉल्व नहीं कर पाई। तुमने हर बार सारे केसेस को बस रफा दफा करने की ही कोशिश की। तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से किसी भी क्राइम का पूरा राज कभी खुल ही नहीं पाता, और तुम्हारे जैसों की ही वजह से किसी को कभी भी पूरा न्याय नहीं मिल पाता। जो मेरे साथ हुआ वो मैं किसी और के साथ नहीं होने दूंगा, इसीलिए मैं इस पूरे सिस्टम को बदल कर रख दूंगा। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? वक्त बीतता जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि वो भूखा चूहा समायरा के शरीर को खाना शुरू कर दे। तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, बस खुद से खुद की जान लेनी है। उसके बाद तुम्हारी छोटी बहन हमेशा के लिए आजाद। अक्रिया की आंखों से आंसू दोबारा रिसने लगे। उसने अपने सीने में एक गहरी सांस भरी और उसके कदम धीरे धीरे बालकनी की ओर बढ़ने लगे। अद्वैत, मुझे माफ कर। तुम चाहो तो मैं इस पूरे सिस्टम को बदलने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। जल्दी करो, वरना समायरा के साथ जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम ही होगी। मैं जा रही हूँ। उम्मीद है तुम अपना वादा नहीं भूलोगे। अक्रिया अपनी आंखें बंद करने के बाद दौड़ते दौड़ते उस बिल्डिंग से सीधा नीचे कूद गई और जमीन पर गिरते ही उसका सिर फटकर टुकड़ों में बिखर गया। ब्रेकिंग न्यूज। इस वक्त हम मुंबई के इंटरनेशनल स्टेडियम के बाहर खड़े हैं। आज यहाँ इंडिया के जाने माने बिजनेसमैन देवेंद्र ठाकरे का मर्डर हो गया है। सुनने में आ रहा है कि मैच के दौरान उन्हें और उनके सारे लोगों को स्टेडियम के वीआईपी बाथरूम में किसी ने बहुत ही बेरहमी से मार दिया। सीबीआई ऑफिसर कबीर, हमें ये बताइए कि जब ये सारे मर्डर हो रहे थे तो आप कहाँ थे? हमें हमारे सोर्सेज से पता चला है आपकी ड्यूटी यहीं स्टेडियम में लगी हुई थी। शेखावत, इस जगह को खाली कराओ। मुझे एक भी मीडिया वाले यहाँ नहीं चाहिए। निकलो तुम सब यहाँ से और हमें अपना काम करने दो। एसपी कबीर के गुस्से को देखकर सारे मीडिया वाले वहां से दूर हट गए और कबीर धीरे धीरे चलता हुआ उस बाथरूम के सामने जा पहुंचा
जिसके बाहर चारों ओर खून से लथपथ लाल पानी फैला हुआ था। ये सब क्या है? सर, किसी ने बाथरूम के सारे नल चालू कर दिए थे, इसीलिए पानी ओवरफ्लो की वजह से यहाँ तक चला आया। कबीर ने आगे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन वो जैसे ही उस बाथरूम में गया उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। यहाँ हुआ क्या था? बाथरूम के अंदर इतने सारे लोग मारे गए और सिक्योरिटी के लोग झक मार रहे थे। सर, स्टेडियम में चल रहे मैच की वजह से शोर काफी ज्यादा था, किसी को कुछ भी सुनाई नहीं दिया। साफ साफ बोलो, सिक्योरिटी में लगे लोगों का ध्यान अपने काम पर नहीं, फील्ड पर चल रहे मैच में था। कबीर उस हल्की रोशनी में एक एक करके उन सभी लाशों को देखने लगा। किसी के सीने पर चाकू मारा गया था तो किसी की अंतड़ियां बाहर निकल आई थीं और एक का तो सिर ही उसके धड़ से अलग हो चुका था। जब कबीर ने ग्लव्स पहनकर उस सिर को घुमाकर देखा तो उसकी धड़कनें थम सी गईं। ये तो जुनैद है। सर, ये वही है जिसके खिलाफ रेप के लिए दिव्या जी ने कंप्लेंट फाइल की थी। सर, ये इमरान के लिए काम करता था। हाँ, लेकिन ये यहाँ कैसे? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लड़ाई दो गैंग्स के बीच हुई है? हो सकता है। कुछ वक्त पहले ठाणे के एक बार में ठाकरे के बेटे करण के ऊपर इमरान के किसी आदमी ने हमला किया था। शायद उसी लड़ाई ने आज ये रूप ले लिया। सर, मुझे हमारे खबरी से पता चला है कि ठाकरे काफी वक्त से इमरान की तलाश कर रहा था, लेकिन इमरान तो कब, कहां और कैसे रहता है ये उसके खास लोगों के अलावा किसी को भी पता नहीं होता। कबीर इंस्पेक्टर शेखावत से बात कर रहा था, तभी अचानक उसकी नजर बाथरूम के मेन डोर पर गई और वो भागता हुआ उसके पास पहुंच गया। ये क्या है? दरवाजे के ठीक पीछे खून से सने हुए हाथ के पंजों के निशान थे, जिसके बिल्कुल बीच में एक काले रंग का धारदार खंजर गड़ा हुआ था, जिसे वो आंखें सिकोड़ कर देखने लगा। हंटर कौन है? सर, जब हम यहाँ आए तो ये खंजर यहीं गड़ा हुआ था, जिसकी खून से लथपथ इस ब्लेड पर हंटर लिखा हुआ है। ये सिर्फ कोई खंजर नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। सर, मैं कुछ समझा नहीं। ये कोई नॉर्मल खंजर नहीं, बल्कि एक खास किस्म का खंजर है, जिसका इस्तेमाल पहले योद्धा लोग शिकार के लिए करते थे। जिन लोगों ने इन सब को मारा है वो हमें कोई संदेश नहीं, बल्कि चेतावनी देना चाहते हैं। हंटर मतलब शिकारी? क्या यही उन सब का नाम है? आखिर वे लोग हैं कौन और चाहते क्या हैं? कबीर इससे पहले कुछ बोलता, तभी उसके मोबाइल की घंटी बजी। उसने फोन निकाल कर देखा तो पाया ये एक अनजान नंबर से आया हुआ कॉल था, लेकिन फिर भी उसने तुरंत वो कॉल रिसीव किया। हेलो सर, मैं मुंबई थाने पुलिस की ऑफिसर अक्रिया बोल रही हूँ। अक्रिया? ओ, तुम वही हो ना जो वहाँ के एसएसपी मर्डर केस के बाद गायब हो गई? सर, एक पुलिस ऑफिसर बनने के लिए मैंने अपने जिस्म का इस्तेमाल किया। मेरे उस एसएसपी के साथ नाजायज संबंध थे। मैंने आज तक कोई भी केस ठीक तरह से सॉल्व नहीं किया। मैंने ही एसएसपी की जान ली और अब मैं खुद को मारने जा रही हूँ। ये तुम क्या कह रही हो? अक्रिया, मेरी बात सुनो। अक्रिया ने कॉल काट दिया, लेकिन उसका कॉल जैसे ही कटा, डीआईजी श्रीनिवास ढेर सारे पुलिस वालों को लेकर अंधेरे में लिपटे उस बाथरूम के अंदर चले आए। सल्यूट सर। डीआईजी सर को देखते ही सारे पुलिस वाले बिल्कुल सीधे खड़े हो गए। कबीर, ये सब क्या है? मैंने तुम्हें इस स्टेडियम में ड्यूटी पर लगाया था, तुम क्या कर रहे थे? तुम्हें पता है ना अब मीडिया में कितना बड़ा बवाल होगा। सर, एक मिनट मेरी बात सुनिए। क्या सुनूं? अब मीडिया में बहुत बड़ा बवाल होने वाला है। तुरंत फॉरेंसिक टीम को यहाँ बुलाओ और याद रहे, मुझे हाईली स्किल्ड लोग चाहिए। ये केस बहुत ही बड़ा होने वाला है। हमें फौरन स्टेडियम के सारे सीसीटीवी फुटेज की जांच करनी होगी। सर, अभी मेरे पास ऑफिसर अक्रिया का कॉल आया था। कौन अक्रिया? ठाणे के पुलिस ऑफिसर अक्रिया, जो कुछ दिन पहले वहाँ के एसएसपी सर की मौत के बाद गायब हो गई थी। अच्छा, वो उसका भी तो केस आजकल मीडिया के अंदर काफी चर्चे में है। क्या हुआ? क्या कह रही थी वो? उसने कहा उसने ही एसएसपी का खून किया था और अब वो अपनी जान लेने जा रही है। अरे तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी उसका मोबाइल ट्रेस करो, पता लगाओ कि वो कहाँ है। इमरान के स्टील मिल के गोडाउन पर उसके बिल्कुल पीछे वाले हिस्से में कुछ शूटर्स इस वक्त टीवी पर चल रहे इस न्यूज को देखने में लगे हुए थे। डीआईजी सर, 4 घंटे बीत चुके हैं। क्या आपको ठाकरे जी का मर्डर करने वाले लोगों के बारे में पता चला? देखिए, पुलिस अपनी जांच पर लगी हुई है, लेकिन इस वक्त हमें एक दूसरे केस की भी छानबीन करनी है। दरअसल कुछ देर पहले हमें पता लगा कि ठाणे के एसएसपी मर्डर केस के बाद ऑफिसर अक्रिया, जो पिछले कुछ दिनों से लापता थी, उन्होंने सुसाइड कर लिया है।
सारे शूटर्स का ध्यान इस वक्त टीवी पर ही था। तभी किसी के कदमों की आवाज उनके कानों में पड़ी और वे सभी एंट्री गेट की ओर देखने लगे। अद्वैत भाई, तुम तो कमाल के निकले। तुमने तो अकेले ही ठाकरे और उसके आदमियों को सल्टा दिया। अकेले नहीं, जुनैद के साथ मिलकर। माफ करना, मैं उसे बचा नहीं सका। अरे छोड़ो, एक शूटर के मरने से इमरान भाई को कौन सा ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। कल क्रूज शिप पर एक पार्टी है, इमरान भाई वापस आ रहे हैं, उन्होंने मुझे वहां बुलाया है। बहुत ही किस्मत वाले हो तुम। रेहान ने अद्वैत की ओर एक सिक्का उछाला और अद्वैत ने उसे अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया। कल सूट बूट पहनकर वहां पहुंच जाना। वहां क्रूज शिप पर जाने के लिए तुम्हें एक सिक्के की जरूरत होगी। अद्वैत बहुत ही ध्यान से उस सुनहरे सिक्के को निहारने लगा। कल रात के 9 बजे रॉयल कैरेबियन शिप मालदीव्स के लिए डिपोर्ट होगी। वहां एक बहुत ही बड़ी मीटिंग होने वाली है और वहीं तुम्हारी मुलाकात इमरान भाईजान और उनके आदमियों से होगी। ओह, मतलब कल के लिए मुझे फौरन तैयारियां करनी होंगी। कैसी तैयारियां? हंटर को जगाने का वक्त आ गया है। अद्वैत ने अचानक अपनी पीठ के पीछे खोसी हुई मशीन गन बाहर निकाली और बिना कुछ सोचे उसने उन सभी के ऊपर गोलियां दागनी शुरू कर दी। अबे साले, पागल हो गया क्या? भैरव, रेहान और उनके साथियों ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन एक एक करके सभी मारे गए, सिवाय रेहान के, जो पैर में गोली लगने के बाद अब भी जिंदा बचा था। कौन है तू? क्यों कर रहा है तू ये सब? रेहान जमीन पर रेंगते हुए अद्वैत से दूर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अद्वैत ने उसके दूसरे पैर पर भी गोली दाग दी। जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं, जल्द ही तुम्हारे इमरान भाईजान भी तुम सबके पास होंगे। मैं ये काम छोड़ दूंगा, मुझे छोड़ दो, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। डायमंड प्लाजा, फ्लैट नंबर 309। घर में तेरे भैया भाभी, उनके बच्चे और माँ पिताजी के अलावा कोई नहीं रहता है। तेरी दोनों बहनों की शादी हो चुकी है। तू सबसे छोटा है, तेरे ऊपर घर की कोई जिम्मेदारी नहीं। तेरा 2 लड़कियों के साथ चक्कर चल रहा है और फिलहाल तू एक तीसरी लड़की से भी बात कर रहा है। तुझे लगा मुझे कुछ नहीं पता? मुझे सब कुछ पता है। अद्वैत ने अपने बूट के अंदर से एक चाकू निकाला और वो उसे रेहान के सीने में घुसेड़कर मालाबार हिल्स की ओर निकल गया। इस वक्त भोर के 4 बज रहे थे। चारों ओर घना अंधेरा था और उसकी गाड़ी सुनसान से रास्तों के बीच से होते हुए एक बड़े से बंगलों के सामने जा रुकी, जो चारों ओर से घने पेड़ों से घिरा हुआ था। अद्वैत सीधा बंगले के अंदर घुस गया और थोड़ी देर बाद वो एक लंबे से बैग के साथ बाहर निकला, लेकिन बाहर निकलते ही एकाएक उसके मोबाइल की घंटी बजी। हेलो अद्वैत, मैं नवल बोल रहा हूँ। तुम इस वक्त कहाँ हो? मैं ग्रांट रोड के पास हूँ। तुमने मुझे इतनी सुबह कॉल किया, सब ठीक तो है? एक्चुअली समायरा की दीदी ने सुसाइड कर लिया है। हम अंधेरी की ओर जा रहे थे, लेकिन हाईवे के पास हमारी गाड़ी खराब हो गई। थोड़ी देर मेरा इंतजार करो, मैं अभी वहां आया। अद्वैत ने अपनी टैक्सी में लगे एक सीक्रेट ब्लैक बटन को दबाया, जिसे दबाते ही उसकी टैक्सी किसी स्पोर्ट्स कार की तरह भागने लगी और सी पोर्ट के पास अपना काम पूरा करने के बाद वो हाईवे के उसी रास्ते पर जा पहुंचा जहां नवल, समायरा और नैना उसका इंतजार कर रहे थे। अद्वैत, तुम थे कहां? सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। वो मैं जल्दबाजी में डीजल भरवाना ही भूल गया, इसीलिए मुझे यू टर्न लेकर आना पड़ा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। समायरा, जल्दी गाड़ी में बैठो, हम ऑलरेडी काफी लेट हो गए हैं। समायरा ने एक नजर अद्वैत की आंखों में देखा और वो गाड़ी में बैठ गई। थोड़ी ही देर में वे सभी अंधेरी बैक रोड के पीछे वाले एक खंडहर के सामने जा पहुंचे, जहां पहुंचते ही वे तीनों गाड़ी से निकलकर सीधा अक्रिया की लाश की ओर दौड़ भागे। ए, कौन हो तुम लोग? लाश से दूर हटो। जी, हमें एसपी कबीर ने यहाँ बुलाया है। कबीर सर ने बुलाया है? तुम तीनों अक्रिया जी के फैमिली मेंबर हो क्या? ये हमारी दोस्त समायरा है, अक्रिया दी की छोटी बहन। ओह, आप तीनों 10th फ्लोर पर चले जाइए, कबीर सर आपका ऊपर इंतजार कर रहे हैं। वो तीनों फौरन सीढ़ियों से होते हुए ऊपर की ओर बढ़ने लगे और अपनी टैक्सी में बैठा हुआ अद्वैत रेडियो पर कुछ सुनता जा रहा था। समायरा, क्या मैं तुमसे एक सवाल कर सकता हूँ? सच सच जवाब देना। तुम्हारा तुम्हारी दीदी के साथ बॉन्ड कैसा था? मम्मी पापा के जाने के बाद वही मेरा ख्याल रखती थी।
उनका मेरे अलावा और मेरा उनके अलावा कोई भी नहीं था। मीडिया में उनके गायब होने की खबर काफी दिनों से थी। क्या तुम्हें सच में नहीं पता था कि वो कहाँ हैं? उन्होंने मुझे एक बार कॉल किया था उनके गायब होने के 3 दिन बाद। उस वक्त उन्होंने क्या कहा? यही कि वो ठीक है और मैं उनकी फिक्र ना करूं। इसके अलावा कुछ नहीं? हमारे बीच कभी ज्यादा बातें नहीं होती थी, लेकिन उन्होंने मुझे इतना जरूर बताया था कि वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस पर काम कर रही थी। वे तीनों आपस में बात करते हुए ऊपर पहुंच गए और अद्वैत रेडियो पर उनकी बातें सुनता जा रहा था। नवल, मेरी टैक्सी में बैठते हुए मैंने बहुत ही सावधानी के साथ तुम्हारी जेब में एक नैनो चिप डाल दिया। अब तुम सभी जो कुछ भी बातें करोगे मुझे सब पता चलेगा। एक ओर वो उनकी बातें सुन रहा था, वहीं दूसरी ओर उस बिल्डिंग के 10th फ्लोर पर कबीर वहां जल रही आग से कोई चीज निकालने की कोशिशों में लगा हुआ था। जैसे ही तिरछी नजर से उसने समायरा और उसके दोस्तों को देखा, वो उठ खड़ा हुआ। क्राइम सीन से दूर रहो, मैं अभी आया। उसने आग के बीच से मेटल के छोटे छोटे टुकड़े निकालकर एक बॉक्स में डाल दिए और चलते हुए समायरा के पास आ गया। अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम ही हो समायरा। तुम्हें आने में इतनी देर कैसे लग गई? हमारी गाड़ी खराब हो गई थी। मेरी बात ध्यान से सुनो। आज रात अक्रिया ने मुझे कॉल किया था ताकि वो एक कन्फेशन कर सके। कैसा कन्फेशन? यही कि ठाणे के एसएसपी को उसने ही मारा था। उसके एसएसपी सर के साथ नाजायज संबंध भी थे और वो पुलिस डिपार्टमेंट में यही सारी चीजें कर कर इतनी हाई रैंक तक पहुंची थी। सच बोलूं तो वो एक ऑफिसर कैसे बनी इस बात का अंदाजा मुझे भी था। शायद यही वजह थी कि हमारी कभी ठीक से बनी ही नहीं। क्या बीते दिनों में उन्होंने तुम्हें कभी कॉल किया था? जी। क्या कहा उसने कॉल पर? बस यही कि वो ठीक है। उसने ऐसा कुछ कहा क्या जिससे लगे कि उसकी जान को किसी से खतरा था? मुझे शक है उसकी मौत के वक्त यहाँ कोई और भी था। मैंने जब जांच की तो मुझे यहाँ जल रही आग में उसका फोन मिला। हमने अक्रिया के नंबर की जांच की। उसने अपनी मौत से पहले तुम्हें कई बार कॉल किया था। कबीर के इतना बोलते ही समायरा ने अपना फोन अपनी जेब से बाहर निकालकर उसके हाथ में रख दिया। मेरे फोन की स्क्रीन टूटी हुई है। अच्छा, तो ये वजह थी जो तुम अक्रिया का और हमारा कॉल भी रिसीव नहीं कर पाई, इसलिए मजबूरन हमें तुम्हारे हॉस्टल पर कॉल करना पड़ा। वैसे अक्रिया ने तुम्हें कॉल करने से पहले किसी और को भी कॉल किया था। हमने जब उस नंबर की जांच की तो वो कोई जाली सिम थी। इसी वजह से हमारा शक और बढ़ता जा रहा है कि ये कोई सुसाइड नहीं बल्कि एक मर्डर है। सोचकर बताओ, अक्रिया ने कभी कुछ ऐसा कहा था क्या जो तुम्हें कुछ भी अजीब सा लगा हो? कबीर की बात सुनकर समायरा सोच में पड़ गई और फिर थोड़ी देर तक सोचने के बाद वो अचानक ही बोल पड़ी। उन्होंने कल मेरे पास ये पार्सल भेजा था, मैं बताना ही भूल गई। पार्सल? कैसा पार्सल? क्या था उसमें? पता नहीं, उन्होंने कहा कि जब वक्त आएगा तभी इसे खोलना। मुझे वो पार्सल चाहिए अभी। चलो मैं खुद तुम्हारे साथ चलता हूँ। कबीर और समायरा की बात सुनकर अद्वैत का चेहरा बिल्कुल गंभीर हो गया। अक्रिया, मैं तुम्हारे प्लान को कभी सक्सेसफुल नहीं होने दूंगा। अद्वैत ने फौरन अपनी टैक्सी में लगे सीक्रेट ब्लैक बटन को दबाया और वो अपनी पूरी रफ्तार में समायरा के हॉस्टल के सामने जा पहुंचा। उसने अपनी गाड़ी के डैशबोर्ड में रखी हुई कोई चीज निकाली और हॉस्टल की बाउंड्री लांघता हुआ वो बिल्कुल उसी तरह अंदर घुस गया जैसे समायरा और नैना रात को चोरी छिपे हॉस्टल से बाहर जाया करती थी। मुझे ये काम जल्द से जल्द पूरा करना होगा। कबीर भी समायरा के साथ यहाँ आता ही होगा। समायरा अपनी खिड़की हर रोज की तरह आज भी बंद करना भूल गई थी, इसीलिए अद्वैत चुपचाप खिड़की से कमरे में घुस गया। पार्सल टेबल पर सामने ही रखा था। अद्वैत ने भगवान की मूर्ति के पास से एक अगरबत्ती उठाई और उसे जलाकर वो उस अगरबत्ती की मदद से पार्सल के किनारे को खोलने लगा। क्या है इसके अंदर? कुछ समझ में नहीं आ रहा। पार्सल खुला तो उसमें से एक सफेद डब्बा बाहर निकला। लगता है उसने कोई पेन ड्राइव भेजी है। मुझे आज ये सिलसिला हमेशा के लिए खत्म करना ही होगा। उसने फटाफट डब्बे को खंगाला तो उसमें से भी एक चाबी और एक कागज का टुकड़ा बाहर निकला, जिसे देखकर वो कुछ समझ पाता। तभी एकाएक हॉस्टल का मेन गेट खोलकर कोई अंदर घुसा। एसपी कबीर, आप सब यहीं रुकिए, मैं पार्सल लेकर आई। समायरा रुको, मैं भी तुम्हारे साथ आई। नैना और समायरा दोनों ही हॉस्टल के मेन गेट से होते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ने लगे और अद्वैत अगरबत्ती से दोबारा पार्सल को बंद करने में लग गया। तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि अक्रिया दी ने तुम्हें कोई पार्सल भेजा था? एक साथ दिमाग में इतनी चीजें चल रही थी, याद ही नहीं रहा। कमरे की चाबी मुझे दो,
मैं ताला खोल देती हूँ। नैना ने समायरा से चाबी ली और वो ताला खोलने लग गई। यहाँ दूसरी ओर अद्वैत अब भी कमरे के अंदर ही था और एकाएक ताला खोलकर समायरा और नैना कमरे के अंदर घुस गए। ये अगरबत्ती की स्मेल कहाँ से आ रही? मैंने आज पूजा ही नहीं की। खिड़की खोलकर जाओगी तो यही होगा। अगरबत्ती की स्मेल इस कमरे से नहीं, बगल वाले कमरे से आ रही होगी। नैना ने वहां की स्लाइडिंग विंडो बंद कर दी और समायरा टेबल पर रखे हुए पार्सल को लेकर वहां से बाहर निकल गई। उन्होंने जैसे ही बाहर के दरवाजे पर ताला लगाया, बेड के नीचे छिपा हुआ अद्वैत बाहर निकल आया और वो उस व्हाइट बॉक्स के अंदर रखे हुए लेटर को पढ़ने लगा। रात अंधेरी, शाम अंधेरी, सुनसान गली और बात अधूरी। तुम मैं एक कमरे में बंद, बचाया जिसने हो गया खत्म। ये तो कोई पहेली है। मतलब इस चाबी के ताले तक पहुंचने के लिए मुझे इस पहेली के जवाब को ढूंढना होगा। अद्वैत के मन में हजारों सवाल चल रहे थे। उसने दोबारा कमरे की खिड़की खोली और खिड़की से बाहर निकलने के बाद उसने बाहर से स्लाइडिंग विंडो को खींचकर बंद कर दिया और फिर दीवार के पीछे छिपकर वो एसपी कबीर को समायरा के हाथों से पार्सल लेते हुए देखने लगा। ये पार्सल तो काफी हल्का है, ऐसा लग रहा है जैसे इसमें कुछ भी नहीं है। ये पहले भी इतना हल्का ही था। कबीर ने एक ही झटके में उस पार्सल के ऊपर लगे हुए प्लास्टिक को फाड़कर व्हाइट बॉक्स बाहर निकाल लिया, जिसके अंदर एक रिंग रखी हुई थी। ये तो बस एक प्लैटिनम रिंग है, इसका क्या मतलब हो सकता है? समायरा ने वो अंगूठी अपने हाथ में पहनने की कोशिश की, लेकिन वो उसे बहुत ही ज्यादा ढीली हो रही थी। मैंने अक्रिया के भी हाथ देखे थे, ये अंगूठी उसे भी ढीली होती। अगर ये रिंग तुम दोनों को नहीं हो रही, फिर ये किसने ली है? साइज से ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी आदमी की अंगूठी हो। शायद वो इसके जरिए हमसे कुछ कहना चाहती हो। वे दोनों बात कर ही रहे थे, तभी रोड के पास खड़ा कांस्टेबल भागते हुए उनके पास आ गया। सर, डीआईजी सर का कॉल है, वो आपसे बात करना चाह रहे हैं। कांस्टेबल ने फोन कबीर के हाथ में दे दिया। जी सर। कबीर, फॉरेन स्टील मिल के पास पहुंचो। वहां इमरान के लिए काम करने वाले कुछ लोगों की किसी ने जान ले ली है। वहां पर भी बिल्कुल वैसा ही चाकू मिला है जैसा हमें उस स्टेडियम के बाथरूम में मिला था। हंटर, वो लोग जो कोई भी हैं, हमें उन्हें जल्द से जल्द ढूंढना होगा। समायरा, क्योंकि तुम्हारी दीदी ने ये सारे पैसे गलत तरह से कमाए हैं, इसीलिए हमें इस अंगूठी के साथ साथ उनकी सारी प्रॉपर्टी जब्त करनी होगी। माफ करना, मैं इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। अद्वैत, जो दीवार के पीछे छिपकर उनकी बातें सुनता जा रहा था, वो हॉस्टल की बाउंड्री लांघकर वहां से निकल गया। उसके जाते ही कबीर समायरा से बोल पड़ा, हमें अब जाना होगा। अगर आपकी दीदी से रिलेटेड हमें कोई भी जानकारी मिली तो मैं आपकी दोस्त के नंबर पर कॉल करके आपको सारी बात इन्फॉर्म कर दूंगा। कबीर ने भी अपनी गाड़ी स्टार्ट की और वो बहुत ही तेजी के साथ स्टील मिल के पीछे पहुंच गया, जहां चारों ओर खून और गोलियों के अलावा कुछ भी जिंदा नहीं बचा था। 50 कैलिबर गोलियां, मतलब यहां इन सभी को मारने के लिए मशीन गन का इस्तेमाल किया गया था। कबीर सर, अंदर चलिए, डीआईजी सर भी यहीं हैं। कबीर इंस्पेक्टर शेखावत के साथ उस स्टील मिल के बिल्कुल आखिरी वाले हिस्से में जा पहुंचा, जहां एक लाश के सीने पर खून से लथपथ हाथ के पंजों के निशान थे और उसके ठीक ऊपर एक खंजर भी गड़ा हुआ था, जिसे डीआईजी श्रीनिवास बहुत ही गंभीरता के साथ घूरे जा रहे थे। कबीर, ये खंजर, इसके बारे में हमारे खास लोगों के अलावा फिलहाल किसी को नहीं पता चलना चाहिए। हंटर, पता नहीं वो कौन लोग हैं, लेकिन जो मरने और मारने से नहीं डरते, वो कुछ भी कर सकते हैं। वे कानून से बच नहीं सकते। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पुलिस अपनी जांच में लग गई और वक्त का पहिया चल पड़ा। देखते देखते कब दोपहर से शाम और कब शाम से रात हो गई, पता ही नहीं चला। शहर के सैकड़ों रईस लोग मुंबई से मालदीव्स तक जाने वाले रॉयल कैरिबियन क्रूज शिप में एंट्री करने लगे थे और सूट बूट पहनने के बाद चेहरे पर हल्की नकली दाढ़ी लगाकर अद्वैत भी वहां आ पहुंचा। उसने अपने सिर पर विग भी लगा रखी थी, जिसकी वजह से वो बिल्कुल किसी गैंगस्टर की तरह लग रहा था। सर, अपना बोर्डिंग पास दिखाइए। एंट्री गेट पर खड़े गार्ड ने उससे बोर्डिंग पास मांगा। अद्वैत ने अपनी जेब से वो गोल्डन कॉइन निकालकर उसके हाथ में रख दिया। सर, मैंने बोर्डिंग पास बोला है, ये तो कॉइन है। सॉरी, गिव मी 1 मिनट। वो अपनी हर एक जेब को चेक करने का दिखावा करने लगा। सर, जल्दी कीजिए, शिप निकलने वाली है।
आई एम सॉरी, शायद मैं अपना बोर्डिंग पास घर ही भूल गया। सॉरी सर, बिना बोर्डिंग पास के तो हम शिप पर एंट्री अलाउ नहीं कर सकते। ओह, ऐसी बात है। फिर शायद यही मेरी डेस्टिनी थी। गार्ड ने उसे एंट्री नहीं दी, जिसके थोड़ी देर बाद क्रूज शिप भी धीरे धीरे वहां से आगे बढ़ने लगी और अद्वैत सी पोर्ट के किनारे खड़ा होकर सिगरेट पीता हुआ ये सब देखता जा रहा था। तभी लॉन्ग ओवरकोट पहने दाढ़ी वाला एक आदमी उसके बगल में आकर खड़ा हो गया। उसने अपने हाथ में एक सिगार पकड़ रखी थी और उसके लंबे बाल तेज हवाओं की वजह से लहराए जा रहे थे। शिप चल पड़ी, लेकिन मुसाफिर पीछे छूट गया। कहानी कहीं अधूरी न रह जाए। कौन हो तुम? सवाल ये नहीं कि मैं कौन हूं, सवाल ये है कि तुम कौन हो। मुझे अपना पास दिखाओ। अद्वैत थोड़ी देर तक उस आदमी के चेहरे को देखता रहा, जिस पर ढेर सारे पुराने घाव लगे हुए थे, और फिर उसने अपनी जेब से वो गोल्डन कॉइन निकालकर उसकी ओर उछाल दिया। उस दाढ़ी वाले ने सिक्का अचानक अपनी मुट्ठी में पकड़ा और थोड़ी देर तक उस सिक्के को देखने के बाद उसने उसे गहरे समंदर में फेंक दिया। जैसा मैंने सोचा था, तुम वही हो जिसने जुनैद के साथ मिलकर ठाकरे और उसके आदमियों को खत्म किया। मुझे तुम्हारा काम पसंद आया। आओ मेरे पीछे। अद्वैत बिना कुछ बोले उस आदमी के पीछे पीछे एक छोटी सी नाव के पास पहुंच गया और वे दोनों उस डगमगाती हुई नाव पर बैठ गए। नाव चलने लगी और अद्वैत कुछ सोचता हुआ अचानक ही बोल पड़ा। तुमने बताया नहीं, तुम कौन हो? इमरान का शूटर, ऐसा शूटर जिसका निशाना कभी नहीं चूकता। लोग मुझे मुस्तफा नाम से जानते हैं। अब तुम यहां मेरे साथ काम करोगे, लेकिन अगर तुमने कोई भी गड़बड़ की तो मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारी जान लूंगा। मौत से मुझे डर नहीं, शायद इसीलिए मैं इस वक्त यहाँ हूँ। आज तुम्हें, मुझे और हम सभी को मिलकर एक बहुत ही बड़ा काम करना है। पिछले कुछ वक्त से हमारे लिए काम करने वाले काफी लोग मारे गए। पहले हमारे प्रोस्टिट्यूशन का काम बंद हो गया, फिर हमारे वो लोग मारे गए जो बैंकों में डकैतियां करते थे। हमारे लिए काम करने वाला मकसूद और सिंह साहब भी मारा गया। फिर हमारे अथर्व नाम के सबसे अच्छे फाइटर की भी मौत हो गई और आज सुबह फिर से स्टील मिल के पास कुछ लोग मारे गए। लेकिन अब बस, अब और नहीं। आज हम एक ऐसा काम करने जा रहे हैं जिसके होते ही मुंबई एक बार फिर से अपनी मुट्ठी में होगी। आज यहाँ इस क्रूज शिप पर क्या होने वाला है? पटाखे फटने वाले हैं। नजर घुमाओ, सारा सच खुद पता चल जाएगा। अद्वैत ने अचानक नजरें घुमाई और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि समुंदर का वो पूरा इलाका छोटी छोटी नावों से भरा हुआ था, जो रात के इस घने अंधेरे में रॉयल कैरिबियन क्रूज शिप की ओर बढ़ती जा रही थी। इन नावों में हमारे लोग भरे हैं। दीदी ने ये सारे पैसे गलत तरह से कमाए हैं, इसीलिए हमें इस अंगूठी के साथ साथ उनकी सारी प्रॉपर्टी जब्त करनी होगी। माफ करना, मैं इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। अद्वैत, जो दीवार के पीछे छिपकर उनकी बातें सुनता जा रहा था, वो हॉस्टल की बाउंड्री लांघकर वहां से निकल गया। उसके जाते ही कबीर समायरा से बोल पड़ा, हमें अब जाना होगा। अगर आपकी दीदी से रिलेटेड हमें कोई भी जानकारी मिली तो मैं आपकी दोस्त के नंबर पर कॉल करके आपको सारी बात इन्फॉर्म कर दूंगा। कबीर ने भी अपनी गाड़ी स्टार्ट की और वो बहुत ही तेजी के साथ स्टील मिल के पीछे पहुंच गया, जहां चारों ओर खून और गोलियों के अलावा कुछ भी जिंदा नहीं बचा था। 50 कैलिबर गोलियां, मतलब यहां इन सभी को मारने के लिए मशीन गन का इस्तेमाल किया गया था। कबीर सर, अंदर चलिए, डीआईजी सर भी यहीं हैं। कबीर इंस्पेक्टर शेखावत के साथ उस स्टील मिल के बिल्कुल आखिरी वाले हिस्से में जा पहुंचा, जहां एक लाश के सीने पर खून से लथपथ हाथ के पंजों के निशान थे और उसके ठीक ऊपर एक खंजर भी गड़ा हुआ था, जिसे डीआईजी श्रीनिवास बहुत ही गंभीरता के साथ घूरे जा रहे थे। कबीर, ये खंजर, इसके बारे में हमारे खास लोगों के अलावा फिलहाल किसी को नहीं पता चलना चाहिए। हंटर, पता नहीं वो कौन लोग हैं, लेकिन जो मरने और मारने से नहीं डरते,
वो कुछ भी कर सकते हैं। वे कानून से बच नहीं सकते। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पुलिस अपनी जांच में लग गई और वक्त का पहिया चल पड़ा। देखते देखते कब दोपहर से शाम और कब शाम से रात हो गई पता ही नहीं चला। शहर के सैकड़ों रईस लोग मुंबई से मालदीव्स तक जाने वाले रॉयल कैरिबियन क्रूज शिप में एंट्री करने लगे थे और सूट बूट पहनने के बाद चेहरे पर हल्की नकली दाढ़ी लगाकर अद्वैत भी वहां आ पहुंचा। उसने अपने सिर पर विग भी लगा रखी थी, जिसकी वजह से वो बिल्कुल किसी गैंगस्टर की तरह लग रहा था। सर, अपना बोर्डिंग पास दिखाइए। एंट्री गेट पर खड़े गार्ड ने उससे बोर्डिंग पास मांगा। अद्वैत ने अपनी जेब से वो गोल्डन कॉइन निकालकर उसके हाथ में रख दिया। सर, मैंने बोर्डिंग पास बोला है, ये तो कॉइन है। सॉरी, गिव मी 1 मिनट। वो अपनी हर एक जेब को चेक करने का दिखावा करने लगा। सर जल्दी कीजिए, शिप निकलने वाली है। आई एम सॉरी, शायद मैं अपना बोर्डिंग पास घर ही भूल गया। सॉरी सर, बिना बोर्डिंग पास के तो हम शिप पर एंट्री अलाउ नहीं कर सकते। ओह, ऐसी बात है। फिर शायद यही मेरी डेस्टिनी थी। गार्ड ने उसे एंट्री नहीं दी, जिसके थोड़ी देर बाद क्रूज शिप भी धीरे धीरे वहां से आगे बढ़ने लगी और अद्वैत सी पोर्ट के किनारे खड़ा होकर सिगरेट पीता हुआ ये सब देखता जा रहा था। तभी लॉन्ग ओवरकोट पहने दाढ़ी वाला एक आदमी उसके बगल में आकर खड़ा हो गया। उसने अपने हाथ में एक सिगार पकड़ रखी थी और उसके लंबे बाल तेज हवाओं की वजह से लहराए जा रहे थे। शिप चल पड़ी, लेकिन मुसाफिर पीछे छूट गया। कहानी कहीं अधूरी ना रह जाए। कौन हो तुम? सवाल ये नहीं कि मैं कौन हूं, सवाल यह है कि तुम कौन हो। मुझे अपना पास दिखाओ। अद्वैत थोड़ी देर तक उस आदमी के चेहरे को देखता रहा, जिस पर ढेर सारे पुराने घाव लगे हुए थे, और फिर उसने अपनी जेब से वो गोल्डन कॉइन निकालकर उसकी ओर उछाल दिया। उस दाढ़ी वाले ने सिक्का अचानक अपनी मुट्ठी में पकड़ा और थोड़ी देर तक उस सिक्के को देखने के बाद उसने उसे गहरे समंदर में फेंक दिया। जैसा मैंने सोचा था, तुम वही हो जिसने जुनैद के साथ मिलकर ठाकरे और उसके आदमियों को खत्म किया। मुझे तुम्हारा काम पसंद आया। आओ मेरे पीछे। अद्वैत बिना कुछ बोले उस आदमी के पीछे पीछे एक छोटी सी नाव के पास पहुंच गया और वे दोनों उस डगमगाती हुई नाव पर बैठ गए। नाव चलने लगी और अद्वैत कुछ सोचता हुआ अचानक ही बोल पड़ा। तुमने बताया नहीं तुम कौन हो? इमरान का शूटर, ऐसा शूटर जिसका निशाना कभी नहीं चूकता। लोग मुझे मुस्तफा नाम से जानते हैं। अब तुम यहां मेरे साथ काम करोगे, लेकिन अगर तुमने कोई भी गड़बड़ की तो मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारी जान लूंगा। मौत से मुझे डर नहीं, शायद इसीलिए मैं इस वक्त यहाँ हूँ। आज तुम्हें, मुझे और हम सभी को मिलकर एक बहुत ही बड़ा काम करना है। पिछले कुछ वक्त से हमारे लिए काम करने वाले काफी लोग मारे गए। पहले हमारे प्रोस्टिट्यूशन का काम बंद हो गया, फिर हमारे वो लोग मारे गए जो बैंकों में डकैतियां करते थे। हमारे लिए काम करने वाला मकसूद और सिंह साहब भी मारा गया। फिर हमारे अथर्व नाम के सबसे अच्छे फाइटर की भी मौत हो गई और आज सुबह फिर से स्टील मिल के पास कुछ लोग मारे गए। लेकिन अब बस, अब और नहीं। आज हम एक ऐसा काम करने जा रहे हैं जिसके होते ही मुंबई एक बार फिर से अपनी मुट्ठी में होगी। आज यहाँ इस क्रूज शिप पर क्या होने वाला है? पटाखे फटने वाले हैं। नजर घुमाओ, सारा सच खुद पता चल जाएगा। अद्वैत ने अचानक नजरें घुमाई और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि समुंदर का वो पूरा इलाका छोटी छोटी नावों से भरा हुआ था, जो रात के इस घने अंधेरे में रॉयल कैरिबियन क्रूज शिप की ओर बढ़ती जा रही थी। इन नावों में हमारे लोग भरे हैं। तू राणा दग्गुवटी को जानता ही होगा। कौन? चीफ मिनिस्टर का बेटा। आज वो भी यहां आ रहा है। आज उसके और इमरान भाई के बीच एक डील होगी, जिसका फैसला कसीनो में होने वाले पोकर गेम से होगा। अगर हम जीते तो बाजी हमारी होगी, और अगर हार भी गए तो भी बाजी अपनी। उसने सुल्तान भाईजान से भिड़ने की कोशिश की है। अब वो देखेगा इसका अंजाम क्या हो सकता है। सुल्तान? मैंने ये नाम कभी नहीं सुना। इमरान भाई के छोटे भाई सुल्तान भाईजान। अंडरवर्ल्ड का एक हिस्सा उनके ही इशारों पर चलता है। तुम, मैं, यहां तक कि इमरान भाई, हम सभी उन्हीं के लिए काम करते हैं। बाकी सब तो उनके बस केवल प्यादे हैं। ओह, मैं समझ गया तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। वही
जिनका नाम लेने से भी लोग डरते हैं। लेकिन कुछ साल पहले ऐसा क्या हुआ कि वो बिल्कुल गायब हो गए? कुछ लोग कहते हैं उनकी एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। वो जिंदा है, लेकिन इस राज के बारे में आम लोगों को कुछ भी नहीं पता। वो कब, कहां और कैसे रहते हैं, ये सिर्फ वही जानते हैं। और अगर किसी ने उनके बारे में छानबीन करने की कोशिश की तो जीते जी वो नर्क तक पहुंच जाता है। माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चे, दोस्त पड़ोसी, हम एक एक को चुन चुन कर मारते हैं और फिर उन्हें ढूंढने वाले इंसान को सालों तक तड़पाने के बाद उसे उनके जंगल में छोड़ दिया जाता है, जहां से कोई भी बाहर नहीं निकल सकता। मुस्तफा की बातें सुनकर अद्वैत बिल्कुल खामोश हो गया और थोड़ी ही देर में दोनों सारी नावों के साथ क्रूज शिप के बिल्कुल पास पहुंच गए। एक ओर जहां क्रूज शिप के बिल्कुल आगे वाले हिस्से में आतिशबाजियां हुए जा रही थीं, तो वहीं दूसरी ओर इमरान के सूट बूट पहने आदमी शिप के पीछे वाले हिस्से से एक हॉल में पहुंच गए, जहां ढेर सारी खूबसूरत लड़कियां बिल्कुल नग्न अवस्था में एक दाढ़ी वाले आदमी के इर्द गिर्द झूमे जा रही थी। हबीबी हबीबी, जब से चुमा है मैंने ये गुलाबी चेहरा, खली बली हो गया है दिल, दुनिया से मेरा खली बली हो गया है दिल। खुशामदीद, स्वागत है तुम सभी का मेरी इस महफिल में। लड़कियों, जाकर खुश कर दो मेरे बच्चों को। उस 55 वर्षीय आदमी के एक इशारे पर उसके साथ झूम रही सारी नग्न लड़कियां वहां आ रहे आदमियों को अपने गीले बदन में लपेटने लगी। तभी उस रईस आदमी की नजर दरवाजे से आते हुए 2 आदमियों के ऊपर जा पड़ी, जिसे देखते ही वो रुक गया। आओ मुस्तफा आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। यही है वो लड़का जिसने जुनैद के साथ मिलकर ठाकरे और उसके सारे आदमियों को निपटा दिया? जी इमरान भाई, यही है अद्वैत। अद्वैत को देखकर इमरान ने शराब से भरी बोतल उठाई और मुस्कुराते हुए उसने अद्वैत को गले लगा लिया। तूने तो कमाल कर दिया, अब से तू मेरी गैंग का हिस्सा है। मुस्तफा, तुमने इसे हमारे आज के प्लान के बारे में सब कुछ बता दिया? जी भाईजान, मैंने इसे सारी बातें समझा दी हैं। थोड़ी ही देर में दगुवटी आता ही होगा। उसके आदमी इस बात से अनजान है कि मेरे इतने सारे सैनिक पीछे वाले रास्ते से अंदर घुस आए। आज या तो कसीनो में हमारी जीत होगी या फिर दगुवटी हमारी कैद में होगा। तब तक तुम सभी मजे करो, ये रात बहुत ही लंबी होने वाली है। इमरान की बात जैसे ही पूरी हुई, दोबारा 3-4 लड़कियों ने उसे घेर लिया और वो उन्हें वहीं जमीन पर लिटाकर अपनी पैंट ढीली करने के बाद बारी बारी से उनके ऊपर चढ़ने लगा। एक ओर जहां इमरान अपनी अय्याशियों में लगा हुआ था, तो वहीं दूसरी ओर दगुवटी के गार्ड्स शिप पर चारों ओर गश्त लगाए जा रहे थे, जिन पर मुस्तफा की पैनी नजर हर वक्त गड़ी हुई थी। अद्वैत, दगुवटी के आदमी इस शिप पर चारों ओर मौजूद हैं। उनमें से कुछ हमारे लिए भी काम करते हैं। हमें तब तक कुछ नहीं करना है जब तक इमरान भाई कोई इशारा न करें। सिग्नल क्या होगा? बाहर जल रहे लाल पटाखों के जरिए हमें सिग्नल मिल जाएगा। उन लाल पटाखों के जलते ही दगुवटी के जितने भी आदमी दिखें, उन्हें गोलियों से भून देना। वे दोनों बात कर ही रहे थे, तभी एक हेलीकॉप्टर की आवाज उनके कानों में पड़ी और मुस्तफा खिड़की के बाहर देखता हुआ बोल पड़ा, भाईजान, दगुवटी का हेलीकॉप्टर आ गया है, तैयार हो जाइए। इमरान, जो अब तक उन नंगी लड़कियों के ऊपर चढ़कर अपनी प्यास बुझाए जा रहा था, उसने अपनी शराब की भरी हुई बोतल उसमें से एक लड़की के सिर पर पटक दी। सारे लोग शिप पर फैल जाओ और किसी को भी अगर तुम पर शक हुआ, महादर चोद वहीं उसकी गांड में गोलियां दाग देगा। और इस लड़की को ले जाओ, लगता है मर गई साली। उसने शराब की एक दूसरी बोतल उठाई और उसे अपने सिर पर उड़ेलते हुए वो कुछ आदमियों के साथ उस हेलीकॉप्टर की ओर बढ़ने लगा, जो क्रूज शिप पर लैंड करने ही वाला था। साला पता नहीं क्यों रह रहकर माथा गर्म हो जाता है। भाईजान, मुझे लगता है आपको अब और नहीं पीनी चाहिए। चिंता मत करो मुस्तफा, यहाँ कोई गड़बड़ नहीं होगी, भरोसा रखो। इमरान ने अपनी शराब गहरे समंदर में फेंक दी
वे दोनों आपस में बात कर रहे थे। तब इमरान का दूसरा सबसे अच्छा शूटर शकील मुस्तफा के पास आकर उससे धीरे से बोल पड़ा। मुस्तफा, लगता है तू 1 साल दुबई में रहकर सब कुछ भूल गया। इमरान भाई को कोई ऐसी सलाह दे, वो उन्हें बिल्कुल भी नहीं पसंद। भूला कुछ भी नहीं हूं, बस फिक्र इस बात की है कि कोई गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि ये डील सुल्तान भाई के लिए बहुत ही जरूरी है। मुस्तफा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं सुल्तान को निराश नहीं होने दूंगा। जाओ, तुम अपने काम पर लग जाओ, तब तक मैं इस दगुवटी को संभालता हूं। मुस्तफा वहां से निकल गया और थोड़ी ही देर में इमरान अपने कुछ आदमियों को लेकर हेलीकॉप्टर के पास जा पहुंचा। कैसे हो डगुवटी? सालों बाद मिलकर अच्छा लग रहा है। इमरान ने मुस्कुराते हुए चीफ मिनिस्टर के बेटे को गले लगा लिया। तू तो काफी बदल गया है दगुवटी। पिछली बार जब तुझे देखा था तब तो तेरे बाल काले थे। हम पिछली बार कुछ साल पहले मिले थे। इन कुछ सालों में काफी कुछ बदल जाता है। सुल्तान भाई कैसे हैं? जिससे मौत खुद डरती है उसे क्या हो सकता है। खेल के नियम याद है ना? अगर मैं जीता तो तुम हमें ब्रह्मोस मिसाइल का पूरा ब्लूप्रिंट लाकर दोगे, और अगर मैं जीता तो तुम मुझे ओमान से आने वाला क्रूड ऑयल मुंह बोली कीमत पर दोगे। और याद रहे, ये बात हमारे अलावा यहाँ किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। हर किसी को लगता है कि यहाँ सिर्फ पैसों का खेल होगा, लेकिन ये खेल उन सब की सोच से परे है। इस वक्त डगुवटी को उसके 20 गार्ड्स ने घेर रखा था। उसके बचे हुए 25 गार्ड्स शिप के अलग अलग कोनों पर बिखरे हुए थे। इमरान के साथ भी फिलहाल 7-8 लोग ही थे, लेकिन उसके बचे हुए 50 से भी ज्यादा लोग सूट बूट पहने शिप पर बहुत ही खामोशी के साथ गश्त लगाने में लगे हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह, चलो फिर देर किस बात की है, देखते हैं ये बाजी किसके हाथ जाएगी। वे दोनों अपने अपने लोगों के साथ कसीनो की ओर बढ़ने लगे। अद्वैत भी सिगरेट की कश लेते हुए उनके पीछे पीछे कसीनो के सामने पहुंच गया। अंदर स्पेनिश म्यूजिक चल रहा था और वहां मौजूद रईस लोग अपनी अपनी माशुकाओं के कसीनो में किस्मत आजमाने में लगे हुए थे। इमरान और डगुवटी वहां पहुंचे ही कि लाउडस्पीकर पर एक अनाउंसमेंट हुई। साइबेरियन शोर नहीं करते हैं तो सिर्फ शिकार। मेरे बच्चे, आज मुझे हिरण का मांस खाने का मन कर रहा है। जाओ और मेरे लिए हिरण के बच्चों को पकड़ कर लाओ। तब तक मैं इन सभी को खेल के नए नियम बता देता हूँ। कैसा है दगुवटी? मैंने सुना आजकल तू बड़ा आदमी हो गया। एक वक्त था जब तू किसी कुत्ते की तरह मेरे इर्द गिर्द घूमता था। सुल्तान भाई, शायद आपको पता नहीं, ये कुत्ता अब शेर हो गया है, जो दहाड़ता भी है और शिकार भी करता है। अच्छी बात है जो तू शेर हो गया। मुझे शेरों का सख्त मांस पसंद है। मजाक अच्छा था। उम्मीद है आपने मेरे अनुसार खेल के नियमों में कुछ बदलाव किया होगा। किया है, जरूर किया है, लेकिन मैंने खेल के नियमों में तुम्हारे और अपने दोनों के मुताबिक बदलाव किया है। अब पोकर के इस खेल में तुम दोनों के अलावा दूसरे खिलाड़ी भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन नए खिलाड़ियों की नेटवर्थ कम से कम 1000 करोड़ होनी चाहिए। गेम 2 राउंड में होगा। तीसरा राउंड तभी होगा जब तुम्हारे और इमरान के बीच दोनों गेम टाई हो जाएगा। अंत में बाजी उसी की होगी जो इस खेल में सबसे ज्यादा बार जीतेगा। भाई, उम्मीद है तुम मुझे निराश नहीं करोगे। लाउडस्पीकर अचानक बंद हो गया और वहां मौजूद रईसों की भीड़ में चहलकदमी बढ़ गई। वे सभी इस वक्त इमरान और दगुवटी को ही देखे जा रहे थे, मानो वहां सारे लोग इस महामुकाबले का लुत्फ लेने ही आए हों। सर, आप दोनों अपनी अपनी सीट्स पर बैठ जाइए, मैं आपके पत्ते रेडी करता हूं। डीलर की बात सुनकर वे दोनों चुपचाप टेबल के 2 अलग अलग हिस्सों पर बैठ गए। तभी एक अधेड़ उम्र की औरत उनके सामने आकर खड़ी हो गई। उम्मीद है मुझे भी इस गेम में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। मिस माया, आप इस क्रूज शिप पर होंगी, ये तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। सोचा तो मैंने भी नहीं था, पर अब क्योंकि मैं यहाँ मौजूद हूँ तो मैं इस पोकर के खेल से खुद को दूर नहीं रख सकती। इतनी जल्दी भी क्या है, पैसा कमाने का मौका हमें भी दो।
पाटिल साहब, आप तो यूरोप गए थे, वापस कब आ गए? जब मैंने सुना यहाँ इतना बड़ा खेल होने वाला है तो मैं यहाँ खींचा चला आया। जेंटलमैन, आप दोनों भी अपनी अपनी सीट पर बैठ जाइए। ये गेम अब ऑफिशियली शुरू हो चुका है। डीलर ने फटाफट पत्ते फेंककर 2-2 पत्ते हर खिलाड़ी के सामने रख दिए, जिसे वे चारों खिलाड़ी बहुत ही ध्यान से देखने लगे। पाटिल, जो टेबल के एक कोने पर बैठा था, अपने पत्तों को देखने के बाद उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। लगता है गेम के इस पहले राउंड में जीत मेरी ही होने वाली है। जीतना खेल में है, बातों में नहीं। मैं तो बस गेम एंजॉय करने आई हूँ। तुम सबकी बातें हो गई हो तो हम खेल शुरू करें। मैं यहाँ बकवास करने नहीं आया। पहला राउंड शुरू हो चुका है, अब आप सब बोली लगा सकते हैं। चलो पहला दाव ही बड़ी रकम से शुरू करते हैं, 10 करोड़। पाटिल ने 10 करोड़ की कसीनो चिप टेबल पर फेंक दिए, जिसे देखकर इमरान ने भी 10 करोड़ का चिप आगे कर दिया। मेरी ओर से भी 10 खोके। मैं भी खेल में हूँ। इमरान के साथ साथ माया ने भी 10 करोड़ दांव पर लगा दिए, लेकिन दगुवटी अब भी अपने पत्तों को देखता जा रहा था। क्या हुआ दगुवटी, अभी से हार मान ली? इमरान की बातों को सुनने के बाद भी दगुवटी की आंखें उसके पत्तों पर ही टिकी थीं। माहौल बिल्कुल शांत हो चुका था और फिर दगुवटी अचानक ही बोल उठा, 50, मेरी ओर से 50 करोड़। उसके दांव को देखकर कसीनो हॉल में मौजूद हर कोई दंग रह गया। दगुवटी, मुझे पता है तुम ब्लफ कर रहे हो, लेकिन मैं तुमसे डरने वाला नहीं। हाँ, मैं ब्लफ मार रहा हूँ। तुम चाहो तो और पैसे लगा सकते हो। दगुवटी की बात सुनकर इमरान ने एक ही बार में शराब से भरी हुई ग्लास को खाली कर दिया। मेरी ओर से भी 50 करोड़। खेल इतनी जल्दी इंटरेस्टिंग बन जाएगा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मेरी ओर से 50 करोड़। पाटिल सर, दांव लगाइए, अब आपकी बारी है। आई डोंट थिंक सो। इन पत्तों को देखकर मैं इतनी बड़ी रकम लगा सकता हूँ। मैं फोल्ड कर रहा हूँ। पाटिल ने अपने पत्ते उलटकर टेबल पर फेंक दिए और वो अपनी ड्रिंक पीने लगा। जहां एक ओर करोड़ों की बाजी लग रही थी, वहीं दूसरी ओर अद्वैत बारटेंडर के पास बैठकर एक सस्ती वाइन पिए जा रहा था। तभी एक नीले आंखों वाली लड़की आकर उसके बगल में बैठ गई। कैन आई गेट रेड मार्टिनी? सॉरी मैम, इट्स ऑलरेडी सोल्ड आउट। क्या आप कोई दूसरी वाइन लेना पसंद करेंगी? ओके देन गिव मी एनीथिंग, लेकिन हाँ, कुछ सस्ता ही देना। उस लड़की की आवाज अद्वैत के कानों में जैसे ही पड़ी, वो मुड़कर उसकी ओर देखने लगा और उसने अपनी ग्लास उस लड़की के सामने रख दिया। इफ यू वांट यू कैन टेक दिस वन। ये वही रेड वाइन है जो आपको चाहिए। उस खूबसूरत सी लड़की ने निगाहें घुमाकर अद्वैत की ओर देखा। अद्वैत भी उसे देखे ही जा रहा था। उसने वायलेट कलर की एक खूबसूरत ड्रेस पहन रखी थी, जिस पर छोटे छोटे मोती लगे हुए थे। मैम, आपकी ड्रिंक रेडी है। बारटेंडर ने वाइन से भरा हुआ ग्लास उस नीली आंखों वाली लड़की के सामने रखा, लेकिन वो अब भी अद्वैत को ही देखे जा रही थी। वाइन बिल्कुल साफ है, मैंने इसे अभी तक छुआ भी नहीं। थैंक यू, बट मेरी ड्रिंक आ चुकी है और मुझे अब जाना होगा। उसने अपनी ड्रिंक उठाई और वो उसे लेकर मुड़ी ही थी कि तभी वो एक बूढ़े आदमी से टकरा गई, जिसकी वजह से वाइन से भरा हुआ ग्लास उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। Oh shit, I'm really sorry. मैंने आपको देखा नहीं। कोई बात नहीं, मेरा भी ध्यान कहीं और था। अरे नहीं, गलती मेरी है, मैं वो पीछे देख रही थी। और मैं उस टेबल की ओर जहां वो पोकर का गेम चल रहा है। अब गलती दोनों से हुई है तो सजा दोनों को ही मिलनी चाहिए। मैं आपके लिए ड्रिंक ले लेता हूं और आप मेरे सूट को साफ करने में मदद कर सकती हैं। हिसाब बराबर हो जाएगा। वो बूढ़ा आदमी चलते हुए बार काउंटर के ठीक सामने आ गया। 2 सबसे महंगी शैंपेन देना, 1 फॉर मी एंड 1 फॉर फिजा मलिक। और एक फिजा मलिक के लिए। आखिर कौन थी वो लड़की, क्या थे उसके इरादे, और आज इस क्रूज शिप पर अद्वैत क्या करने वाला था? ये लीजिए प्रताप सर, यहाँ की सबसे महंगी शैंपेन। आपको यहाँ काफी वक्त के बाद देखकर अच्छा लगा। उस बूढ़े आदमी ने अपना सिर हिलाया, जिसके बाद वो शैंपेन लेकर उस नीली आंखों वाली लड़की के साथ वहां से चला गया।
एक ओर जहां उसका ध्यान उस नीली आंखों वाली लड़की के ऊपर टिका था, वहीं दूसरी ओर डीलर ने पूरे कसिनो हॉल में एक अनाउंसमेंट की। लेडीज एंड जेंटलमैन, क्योंकि दगुवटी सर के पास 2 क्वींस हैं और इमरान सर के पास 2 गुलाम हैं, इसीलिए ये बाजी राणा दगुवटी की हुई। इमरान, तुम्हें क्या लगा मैं सिर्फ ब्लफ कर रहा हूँ? नहीं, आज किस्मत भी मेरे साथ है। दूसरे राउंड में जीतने के बाद असली मुकाबला तीसरे राउंड में भी होगा। दूसरे राउंड के खेल में हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। वेटर, प्लीज सर्व द ड्रिंक्स फॉर एवरीवन। वेटर वहां सबको शराब से भरी हुई ग्लास देने लगा और इमरान अकेला ही बाथरूम की ओर निकल गया। अद्वैत की निगाहें इस वक्त घड़ी की ही ओर टिकी हुई थीं। तभी अचानक मुस्तफा तेज कदमों के साथ उसकी ओर बढ़ा। अद्वैत, मेरे साथ चलो। क्या हुआ? इमरान भाई बाथरूम जाने के बाद अचानक कहीं गायब हो गए। मैंने बाथरूम में खून की कुछ बूंदें भी देखी। ऐसा कैसे हो गया? हमारे सारे गार्ड्स कहाँ हैं? मैंने शकील और सारे लोगों को काम पर लगा दिया है। हमें जल्द से जल्द इमरान भाई को ढूंढना होगा, वरना हमें गेम से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। फिर हमारे पास बगावत करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। चलो मेरे साथ। अद्वैत उठ खड़ा हुआ और दोनों कसिनो हॉल से निकलकर इमरान को ढूंढने में लग गए। धीरे धीरे वक्त बीतता जा रहा था। तभी क्रूज शिप पर एक अनाउंसमेंट हुई। गेम में एक खिलाड़ी बढ़ चुका है और अगर इमरान सर अगले 5 मिनट में कसिनो हॉल के अंदर नहीं पहुंचे तो उन्हें गेम से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अद्वैत, क्या तुम्हें पोकर खेलना आता है? आता है, लेकिन कुछ भी नहीं। इमरान भाई की जगह अब ये पोकर का गेम तुम्हें खेलना होगा। मुस्तफा ने अद्वैत का हाथ पकड़ा और वो उसे लेकर दोबारा कसिनो हॉल में पहुंच गया। जेंटलमैन, अगर आप सभी को कोई परेशानी न हो तो इमरान भाई की ओर से ये गेम हमारा ये आदमी खेलेगा। ये कौन है? ये हमारे लिए ही काम करता है। तो तुम खिलाड़ी ही बदलना चाहते हो? हमें ये बताओ, इमरान कहाँ है? उन्हें उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। तबीयत ठीक नहीं लग रही या सच कुछ और है? अद्वैत जो मुस्तफा के साथ खड़ा था, उसने जब कसिनो टेबल पर नजरें घुमाई तो उसने वहां उस बूढ़े आदमी के साथ उस नीली आंखों वाली लड़की को भी पाया। दगुवटी जी, इस खेल में 4 और खिलाड़ी हैं। कोई ये डिसाइड नहीं कर सकता कि इमरान की जगह कोई और खेलेगा या नहीं। क्यों प्रताप डार्लिंग, तुम क्या बोलते हो? बिल्कुल। अगर गेम में कोई नया किरदार आना चाहता है तो मेरी ओर से उसका स्वागत है। प्रताप की बात सुनकर दगुवटी ने आगे कुछ भी नहीं कहा और अद्वैत इमरान की जगह चेयर पर चुपचाप बैठ गया। जिसके बाद डीलर ने पत्ते फेंटने शुरू कर दिए। तुमने पत्ते फेंट लिए, क्या अब ये पत्ते मैं भी फेंट सकता हूँ? अद्वैत की बात सुनकर डीलर ने तिरछी नजर से दगुवटी की ओर देखा और प्रताप के बगल में बैठी हुई वो नीली आंखों वाली लड़की बोल पड़ी। मैं भी यही चाह रही थी। अब क्योंकि गेम करोड़ों में हो रहा है तो डीलर के साथ साथ खिलाड़ियों को भी पत्ते फेंटने का मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल। डीलर ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ वो पत्ते अद्वैत को दे दिए और अद्वैत ने उन पत्तों को थोड़ा इधर उधर करने के बाद उसे वापस डीलर को दे दिया, जिसे डीलर ने दोबारा इधर उधर करने के बाद खिलाड़ियों में बांट दिया। जेंटलमैन, कम्युनिटी कार्ड्स में 2 बादशाह, 1 तिग्गा, 1 पंजा और 1 अट्ठा है। अब आप सब अपनी अपनी बोली लगा सकते हैं। उन 5 ने टेबल पर रखे कम्युनिटी कार्ड को देखने के बाद अपने पत्तों पर नजर दौड़ाई और प्रताप के अलावा हर किसी का चेहरा गंभीर हो गया। क्या हुआ? तुम सबकी हवाइयां क्यों उड़ गई? मेरी ओर से 100 करोड़। प्रताप भाई, आप तो सीधा 100 करोड़ पर पहुंच गए। मैं तो फोल्ड कर रहा था। मैं भी फोल्ड कर रही हूँ। मेरे इस बार भी कुछ खास पत्ते नहीं आए। जेंटलमैन, पाटिल और माया जी के पत्तों को बारी बारी से मिलाने के बाद ये एक फुल हाउस बन चुका है। 3 बादशाह और 2 अट्ठे का। इन दोनों ने तो शुरू में ही हाथ ऊपर कर लिया। इमरान के चूजे, हमारे पास इतना वक्त नहीं है, तू भी जल्दी बाजी लगा या फिर निकल इस खेल से। अद्वैत ने बिना कुछ बोले 100 करोड़ की चिप टेबल पर आगे की ओर खिसका दी। ओह, तो तुम वो हो जो सबकी तरह बातें नहीं करता बल्कि अपनी चालें चलता है। अगर ऐसी बात है तो देखते हैं अंत तक टिकेगा। 150 करोड़, 200 करोड़। इमरान, कौन ब्लफ कर रहा है? थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। प्रताप की बात सुनकर दगुवटी ने गुस्से में एक गहरी सांस ली। 250 करोड़। लड़के, है हिम्मत तो दाव लगा, मैं भी देखूं कितना दम है तुझमें। इतनी बड़ी बोली? ये सिर्फ एक गेम है, कोई युद्ध का मैदान नहीं। जिंदगी और ये गेम दोनों ही युद्ध का मैदान है। जो जीतेगा बाजी उसी की होगी। अद्वैत ने टेबल पर रखी हुई विस्की की एक घूंट पी और 300 करोड़ की चिप उसने आगे कर दिया, जिसे देखकर दगुवटी गुस्से से चीख पड़ा। मुस्तफा,
मैं एक राउंड जीत चुका हूँ। अगर तुम्हारा ये लड़का सेकंड राउंड हार गया तो हम थर्ड राउंड में जाएंगे ही नहीं, और फिर सुल्तान और मेरे बीच जो डील हुई है उसमें जीत मेरी ही होगी। डीलर, टेक माय कार्ड। दगुवटी ने अपने पत्ते डीलर के मुंह पर फेंक दिए, जिसे डीलर ने खामोशी के साथ कम्युनिटी कार्ड्स के सामने रख दिया। जेंटलमैन, दगुवटी सर के पास 2 9 कार्ड्स हैं, इसीलिए ये फुल हाउस अब 3 किंग्स और 2 9s का बन चुका है। दगुवटी, चाल अच्छी थी, लेकिन मुझसे जीतने के लिए काफी नहीं। 500 करोड़। अब देखता हूँ ये लड़का कब तक यहाँ टिकेगा। प्रताप को इतने सारे पैसे लगाता हुआ देखकर उस पूरे कसीनो हॉल में हलचल पड़ गई। क्या हुआ लड़के? क्या तुम हार मानने के लिए तैयार हो? 1000 करोड़। मुझे अपने कार्ड दिखाओ। अद्वैत को सुल्तान की ओर से इतनी बड़ी रकम लगाता देखकर हर कोई अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। सबकी नजरें प्रताप के कार्ड्स पर टिक गईं और मुस्तफा बिल्कुल हैरान चेहरे के साथ अद्वैत के कान में बोल पड़ा, 1000 करोड़? दिमाग खराब हो गया तेरा? हमारे पास उतने पैसे भी नहीं हैं। अद्वैत ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस फिजा की ओर देखता जा रहा था। फिजा भी उसकी आंखों में देखती जा रही थी और उसने प्रताप के कार्ड्स डीलर की ओर फेंक दिए, जिसे देखकर डीलर की आंखें फटी की फटी रह गईं। जेंटलमैन, प्रताप जी के पास 2 इक्के हैं, यानी ये अब तक का सबसे बड़ा फुल हाउस किंग फुल ऑफ एसेस बन चुका है। ये लड़का, ये पागल हो गया है। सुल्तान के 1000 करोड़ दांव पर लगा दिए। अब ये नहीं बचेगा। अब इसकी मौत सुल्तान के हाथों निश्चित है। अद्वैत, जो अब तक बैठा हुआ था, वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और अपने पत्ते वहीं छोड़कर वो तेज कदमों के साथ कसीनो हॉल से बाहर निकल गया। अद्वैत, रुको, कहाँ जा रहे हो? मुस्तफा, इमरान और तेरा ये लड़का दोनों राउंड हार चुके हैं। अब सुल्तान को बोल देना कि हमारे बीच जो डील हुई थी वो उसे कहीं भूल न जाए। दगुवटी खुश था और प्रताप टेबल पर रखी हुई सारी चिप अपनी ओर खींचने लगा। तभी डीलर की नजर अद्वैत के कार्ड्स पर पड़ी, जिसे देखकर उसकी सांसें रुक गई। इमरान सर के आदमी के पास 2 इक्के हैं। इसका मतलब ये 4 ऑफ काइंड बन चुका है। 4 इक्कों के साथ किंग किकर। मुस्तफा सर रुकिए, जीत आपके ही आदमी की हुई है। ये तुम क्या कह रहे हो? साला ये जीत कैसे गया? एक ओर जहां दगुवटी का गुस्सा अपने बिल्कुल चरम पर पहुंच गया था, वहीं दूसरी ओर कसीनो हॉल से बाहर निकलते ही अद्वैत की आंखें धुंधली पड़ने लगीं। त्वचा का धीरे धीरे नीला होना और मुंह से हल्का हल्का झाग निकलने के बाद वो खड़खड़ाते हुए सीधा मुंह के बल गिर गया। जहर। मुस्तफा सर, 10 मिनट बीत चुके हैं। थोड़ी ही देर में सारे खिलाड़ी आखिरी राउंड के लिए इकट्ठा हो जाएंगे, लेकिन आपका वो आदमी अब भी गायब है। अगर वो अगले 5 मिनट में नहीं आया तो हमें आप सभी को पूरी तरह से डिस्क्वालीफाई करना होगा। मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं उसे अभी ढूंढ कर लाया। मुस्तफा फौरन अकेले ही अद्वैत को ढूंढने निकल पड़ा। बाहर हवाएं तेज हो गई थीं। आसमान में छाए काले बादल गरजने लगे थे और अद्वैत क्रूज शिप के एक कोने में अब भी अकेले जमीन पर गिरा पड़ा था। पर तभी अचानक उसकी उंगलियां हिलने लगीं और वो बेहोशी की हालत में लड़खड़ाते हुए उठने की कोशिश करने लगा। जहर, मेरी ड्रिंक में जहर मिलाया गया था, लेकिन ये किसने किया? अद्वैत लड़खड़ाते हुए अपने सामने वाले बाथरूम के अंदर घुस गया, जहां उसने अपने चेहरे पर पानी की छपकी मारनी शुरू कर दी। जहर का असर अपने आप ही कैसे कम होने लगा? उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी पीछे से किसी ने उसके सर पर एक लोहे की रॉड दे पटकी। अद्वैत ने बिना मुड़े उस रॉड को पकड़ लिया। पहले जहर से वार और अब पीठ पीछे से। साले, तेरी वजह से ये खेल तीसरे राउंड में चला गया। तुझे अब मरना ही पड़ेगा। उम्मीद है मुझे मारने के लिए तुम जिंदा रहोगे। उस लंबे चौड़े आदमी ने एक बार फिर से घुमाकर वो रॉड अद्वैत के सिर पर पटकी
और वो रॉड अद्वैत को छू भी पाती उससे पहले ही अद्वैत ने उस आदमी की गर्दन ही मरोड़ दी। और यहाँ दूसरी ओर कसिनो टेबल पर बैठे हुए सारे लोग उसके आने का इंतजार किए जा रहे थे। डीलर, जल्दी अनाउंसमेंट करो। जेंटलमैन प्लीज लिसन टू मी। इमरान सर, मुस्तफा और उनके सारे आदमी गायब हैं, इसीलिए उन्हें यहाँ वक्त से ना पहुंच पाने के लिए डिस्क्वालीफाई किया जाता है। उस डीलर की बात जैसे ही खत्म हुई वैसे ही एंट्री गेट के पास गोलियां चलने लगी और खून से लथपथ इमरान अपने दोनों हाथ मशीन गन में पकड़ा हुआ अंदर घुस आया। जेंटलमैन, मैं आ गया। उम्मीद है आप सभी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। कैसे हो दगुवटी? अफसोस तुम्हारे लोग मुझे अपनी कैद में ज्यादा वक्त तक रखने में नाकामयाब हुए। इमरान तेज कदमों के साथ दगुवटी की ओर बढ़ा, लेकिन तभी अचानक दगुवटी के गार्ड्स ने उसे चारों ओर से घेर कर वहां एक सुरक्षा कवच बना दिया। ये तुम क्या कह रहे हो? ये सरासर झूठ है। मेरे आदमियों ने तुम्हें कैद नहीं किया था। लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मैं सुल्तान भाईजान को कॉल करने जा रहा हूँ। दगुवटी के सारे गार्ड्स ने फौरन अपनी गन बाहर निकाल ली, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाते उस हॉल में मौजूद सूट बूट पहने सुल्तान के आदमियों ने उन्हें गोलियों से भून डाला। गन निकाल कर गलती कर दी तुम्हारे आदमियों ने। अफसोस ये सब बेमौत मारे गए। जेंटलमैन, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। आप सभी यहाँ मेरे मेहमान बन चुके हैं। अब आप सबकी खातिरदारी करना मेरी जिम्मेदारी है। इमरान छलांग लगाते हुए पोकर टेबल के ऊपर चढ़ गया। 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। हबीबी, तुम क्या करती? कुछ नहीं महाराज, मैं यहाँ सिर्फ अपने छोटे भाई का हुक्म मानती। तो मानो, वही करो जो सुल्तान ने कहा है। इमरान ने दोबारा आसमान में गोलियां दागनी शुरू कर दी और वो नीचे कूदता हुआ दगुवटी के सामने आ खड़ा हुआ। दगुवटी साहब, तुम ही तो हमारे हुक्म के इक्के हो। तुम हमारे साथ होगे तो तेरा बाप वही करेगा जो मेरा भाई उसे बोलेगा। सारे लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर किसी ने चालाकी करने की कोशिश की तो बूम, मुझे उसे बेमौत मारना पड़ेगा। इमरान बोल ही रहा था, तभी फिजा आकर उसके सामने खड़ी हो गई। क्यों कर रहे हो तुम ये सब? अरे, ये नीली आंखों वाली लड़की कौन है? ऐसी खूबसूरती तो मैंने बहुत वक्त से देखी ही नहीं। मुलायम गुलाबी गाल, घुमावदार कमर और बैकलेस ड्रेस। उफ, मन कर रहा है सब कुछ छोड़कर तुझ में ही खो जाऊं। इमरान ने फिजा के सीने पर अपना हाथ रखने की कोशिश की, लेकिन फिजा ने झटके से उसका हाथ पकड़ लिया। उफ, इतना बड़ा दिल है। अगर इस दिल में किसी को बसने का मौका ही ना दो तो क्या फायदा इतने बड़े दिल का। इमरान इससे पहले आगे कुछ और करता, फिजा ने घुमाकर उसे जमीन पर पटक दिया। तभी अचानक दगुवटी के कुछ और गार्ड्स हाथ में गन लेकर दौड़ते हुए कसिनो हॉल में घुस आए और दोनों ओर से गोलियां चलने लगी। सॉली, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इमरान ने फटाफट अपनी जैकेट से एक हैंडगन बाहर निकाली और उसने फिजा की ओर निशाना लगाना शुरू कर दिया, लेकिन गोली फिजा को लगती उससे पहले ही वो छलांग लगाते हुए टेबल के पीछे जा छिपी और उसने भी अपने पैर के पास खोपी हुई गन बाहर निकाल ली। सुल्तान के आदमी यहाँ सूट बूट पहनकर घुसे हैं ताकि दगुवटी के लोग उन्हें पहचान ना सके। फिजा मन ही मन खुद से बात कर रही थी, तभी दगुवटी भी भागता हुआ उसकी बगल में आ छिपा। तुम हो कौन? पहले मुझे ये बताओ, सुल्तान तुमसे चाहता क्या है? कुछ ऐसा जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा। क्या तुम मेरी यहाँ से निकलने में मदद कर सकती हो? दगुवटी बोल ही रहा था, तभी एक गोली उसके कान के पास से गुजर गई और फिजा ने तुरंत मुड़कर उसकी ओर शूट करने वाले आदमी का भेजा ही उड़ा दिया, जिसके बाद छलांग लगाते हुए उसने इमरान को पीछे से धर दबोचा। अगर तुम जरा सा भी हिले तो तुम्हारे उस आदमी की तरह मैं तुम्हारे भी सिर के चीथड़े कर दूंगी। सारे लोग अभी रुक जाओ, वरना बंदूक की ट्रिगर दबाकर इसके सिर को उड़ाने में मुझे एक पल नहीं लगेगा। इमरान को फिजा के कब्जे में देखकर उसके सारे आदमी रुक गए, पर इमरान के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उफ, ये अदाएं, तुमने तो मुझे कायल कर दिया। तुम जो बोलोगी मैं वो करूंगा। बस
एक बार मेरे पैंट में हाथ डालकर उसे सहला दो ना। उसकी बात सुनकर फिजा ने बिना कुछ सोचे एक गोली उसके हाथ में मार दी और इमरान दर्द से चीख पड़ा। बहन की आंख, उल्टे वाले हाथ में क्यों मारा? मैं उसी से अपने हथियार को सहलाता हूँ। अपने आदमियों को बोल अपनी गन फेंक दे, वरना कुछ ही देर में तू कुछ भी करने लायक नहीं बचेगा। वो उसे दूसरी गोली मारने के लिए तैयार थी, लेकिन तभी उसके पीछे से मुस्तफा की आवाज आई। इमरान भाईजान को छोड़ दो, वरना ये जिंदा नहीं बचेगा। फिजा मुड़ी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि मुस्तफा इस वक्त प्रताप की गर्दन पर खंजर लगाए खड़ा था। मुस्तफा, मुझे पता था तुम मुझे यहां बचाने जरूर आओगे। लड़की, मेरी बात ध्यान से सुन। मैं 10 तक गिनूंगा। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो ये गया। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3। जिस आदमी को तुमने पकड़ रखा है वो मेरा कुछ नहीं लगता। हमारी मुलाकात अभी कुछ देर पहले इसी कसीनो में हुई थी। वैसे भी वो एक बहुत बड़ा गैम्बलर है जो 2 नंबर के काम भी करता है, इसलिए उसके मरने ना मरने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिजा, तुम ये क्या कह रही हो? अगर तुमने कुछ नहीं किया तो ये मेरी जान ले लेगा। मुझे बचा लो। सुना नहीं? उसे तुम्हारी मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम्हारे जीने का कोई मतलब नहीं। मुस्तफा ने एक ही झटके में अपनी धारदार खंजर प्रताप के सीने में घुसेड़ दी। कुर्बानी का वक्त आ गया है। और फिर उसने खंजर को कुछ इस तरह से ऊपर खींचा कि प्रताप की सारी अंतड़ियां बाहर निकलकर जमीन पर गिर गईं। ये तो गया और तुम अकेली हो। इस वक्त इस हॉल में मेरे 20 से भी ज्यादा आदमी मौजूद हैं। अगर इमरान भाई को कुछ हुआ तो यहाँ हमारे जितने भूखे आदमी हैं वो सब बारी बारी से आकर तेरा चीर हरण करेंगे। सोच ले, अब भी वक्त है। भाग यहाँ से, वरना तू नहीं बचेगी। जब तक इमरान मेरी कैद में है तब तक तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिजा बोल ही रही थी कि अचानक दरवाजे के पास से आई हुई आवाज को सुनकर वो चुप हो गई। और जब उन सभी ने दरवाजे की ओर देखा तो वहां जमीन पर एक आदमी का कटा हुआ सिर गिरा हुआ था, जिसके ठीक सामने चेहरे पर अजीब सा मास्क, शरीर पर काला सूट, सीने पर स्कॉर्पियन जैसी आकृति और दोनों हाथ में खून से डूबी हुई तलवार पकड़े अद्वैत चुपचाप खड़ा था। कौन हो तुम? सवाल ये नहीं कि मैं कौन हूं, सवाल ये है कि मैं यहाँ क्यों हूं और मैं क्या चाहता हूं। खड़े क्यों हो? ढूंढ डालो इसे। तुम सब खड़े क्यों हो? ढूंढ डालो इसे। मुस्तफा के एक इशारे पर सुल्तान के आदमियों ने अद्वैत पर गोलियों की बौछार कर दी। अद्वैत ने भी दौड़ते हुए सबसे आगे वाले आदमी पर तलवार चला दी और उस आदमी का शरीर पेट से 2 हिस्सों में बंटकर जमीन पर गिर गया। आखिर ये है कौन? उसकी तलवार तो देखो, उस पर हंटर लिखा हुआ है। साले, हमारे एक साथी को मारकर खुद को हंटर समझता है। हम भी गीदड़ हैं, तुझे जीते जी नोच खाएंगे। घेर लो साले को। सुल्तान के 5 आदमियों ने अद्वैत को चारों दिशाओं से घेर लिया। उन्होंने अद्वैत को गोली मारने की कोशिश की, लेकिन अद्वैत ने हवा में घूमकर अपनी दोनों तलवार चला दी, जिसकी धार को छूते ही उन चारों का सिर कटकर नीचे गिर गया। बारी बारी से नहीं, एक साथ हमला करो ताकि मैं तुम सभी को जल्द से जल्द खत्म कर सकूं। एक ओर सुल्तान के कुछ और आदमी अद्वैत की ओर दौड़ पड़े, वहीं दूसरी ओर मुस्तफा फिजा की ओर देखता हुआ चीख पड़ा। लड़की, इमरान भाई को छोड़ दे, वरना इस हंटर के साथ साथ तू भी यहीं मारी जाएगी। मुस्तफा ने छलांग लगाकर जमीन पर गिरी हुई मशीन गन उठाई, जिसके तुरंत बाद फिजा इमरान को लेकर बार काउंटर के पीछे कूद गई और मुस्तफा ने उस बार काउंटर पर ही गोलियां बरसानी शुरू कर दी। फिजा नाम है ना तेरा? अब भी वक्त है। अगर तूने मेरी बात मान ली तो शायद मैं तुझे माफ कर दूं। उसके लिए तुम दोनों का जिंदा बचना भी जरूरी है। फिजा इमरान को पीछे से पकड़कर मुस्तफा की ओर गोलियां चलाने लगी, लेकिन मुस्तफा ने अपने एक आदमी का गला पकड़कर उसे अपने सामने कर दिया, जिसकी वजह से सारी गोलियां उसके ही आदमी की खोपड़ी में जा घुसी
और उसे ढाल बनाकर वो आगे बढ़ने लगा। चला गोलियां, मार मार मुझे, मार ना, अब तो तेरी गोलियां भी खत्म हो गईं। इमरान जो अभी फिजा के कब्जे में था, वो उसकी गोलियां खत्म होते ही हंस पड़ा। मुर्गी के सारे दाने तो खत्म हो गए, अब तेरा मरना तो तय है। इमरान ने काउंटर पर रखी हुई एक बोतल उठाकर फिजा के सिर पर पटक दी, लेकिन फिजा ने अपना हाथ तुरंत सामने कर लिया और शीशे के टुकड़े उसके हाथ में धंस गए। कुछ भी कर ले, तू नहीं बचेगा। फिर उसने अपने दोनों पैर इमरान की छाती पर दे मारे, जिसकी वजह से इमरान का शरीर हवा में उड़ते हुए कांच की टेबल पर जा गिरा और फिजा छलांग लगाते हुए उठ खड़ी हुई। अब तू मेरी गोलियों से बचकर दिखा। मुस्तफा ने बिना कुछ सोचे फिजा की ओर गोलियां दागनी शुरू कर दी और फिजा दौड़ते दौड़ते एक सोफे के पीछे जा कूदी। मुझे मारने के चक्कर में तुम ये नहीं देख पा रहे कि तुम्हारे पीछे क्या हो रहा है। पीछे मुड़ो, देखो वहां क्या हो रहा है। मुस्तफा पीछे मुड़ा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वहां चारों ओर उसके आदमियों का कटा हुआ शरीर बिखरा हुआ था और अद्वैत अपने तलवार की धार से बचे हुए गुंडों को चीरता फाड़ता जा रहा था। तेरा बहुत हो गया, तुझे लगता है तू यहां से बचकर निकल जाएगा? नहीं साले, अब सबसे पहले तू ही मरेगा। मैं अकेला और तुम इतने सारे। वैसे तो जीत तुम सबकी होनी चाहिए, पर ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने तुम सबकी मौत पहले ही लिख दी है। अद्वैत के इर्द गिर्द सुल्तान के कई आदमियों का सिर जमीन पर कटा गिरा था, जिसे देखकर मुस्तफा अपनी पूरी ताकत के साथ चीख पड़ा। दूसरी कुर्बानी का वक्त आ गया है, एक साथ हमला करो इस हंटर पर, क्योंकि अगर ये बचा तो तुम सब नहीं बचोगे। मुस्तफा के एक इशारे पर सुल्तान के सारे आदमियों ने अद्वैत के ऊपर गोलियों की लड़ी लगा दी और अद्वैत दौड़ते हुए उसी सोफे के पीछे जा कूदा जहां फिजा छुपी हुई थी। अपने चेहरे से मास्क हटाओ। तुम आखिर हो कौन? तुम मुझसे अनजान हो और मैं तुमसे, लेकिन मैं जल्द ही तुम्हारे बारे में सब कुछ जान जाऊंगा और तुम्हें मेरे नाम के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। इस लड़ाई में तुम किसके साथ हो? फिजा ने अद्वैत से सवाल करते हुए सुल्तान के आदमियों की ओर झांक कर देखा। तभी अचानक अद्वैत ने अपनी जेब से हैंड जिपर निकालकर उसे फिजा के हाथ पर बांध दिया। अरे ये क्या हो रहा है? मेरे हाथ खोलो, मैंने कहा मेरे हाथ खोलो। तुम अकेले यहाँ मौजूद सारे लोगों को नहीं बचा पाओगे। किसने कहा मैं इन्हें बचाने आया हूँ? इनमें से हर कोई क्रिमिनल है। अगर ये सब मर भी गए तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी ये मेरी लड़ाई है, तुम जो कोई भी हो इससे दूर रहो। अद्वैत ने अपनी बेल्ट पर लगे हुए 4 ग्रेनेड निकालकर चारों दिशाओं में फेंक दिए, जिसे देखकर मुस्तफा के साथ साथ सुल्तान के सारे लोग दौड़ते हुए वहां से दूर हट गए, लेकिन इमरान अब भी वहीं खड़ा था। इमरान भाई, दूर हटिए वहां से, इस साले ने अपनी ओर ग्रेनेड फेंका है। अबे तुम सभी डर क्यों रहे हो? ये फटने वाला बम नहीं, फुस्सी बम है, इसमें से सिर्फ धुआं निकल रहा है। इमरान ने टेबल के पास गिरी हुई एक मशीन गन उठा ली और वो उसी सोफे के ऊपर गोलियां दागते हुए उसके पास पहुंच गया। लेकिन जब उसने सोफे के पीछे झांक कर देखा तो अद्वैत और फिजा वहां से गायब हो चुके थे। हंटर, कहां छिपाए? बाहर निकल। इमरान जैसे ही मुड़ा, हवा में उड़ती हुई एक जोरदार किक सीधा उसके जबड़े पर आ लगी और वो सीधा बेहोश हो गया। लड़ाई जोश में, गुस्से में या पागलपन से नहीं जीती जाती, बल्कि दिमाग और ताकत के मेल से जीती जाती है। रुक जा, हम दिखाते हैं तुझे ताकत। हरामजादों, तुम सब क्या कर रहे हो? मारो इसे। मुस्तफा भाई, हमारी गोलियां खत्म हो गई हैं। तुम सब इससे डर रहे हो? किन कुत्तों को पाल लिया हमने? मुस्तफा ने कोने में गिरी हुई एक मशीन गन उठाई और उस धुंध भरी जगह पर उसने अपने ही लोगों के ऊपर गोलियां दागनी शुरू कर दी। जो बुजदली करेगा वो ऐसे ही मेरे हाथों मारा जाएगा। उसके शब्द खत्म हुए ही थे, तभी सुल्तान के बचे हुए 20-25 आदमी शकील के साथ दौड़ते हुए कसीनो हॉल में घुस आए, जिन्होंने अपने हाथ में कुल्हाड़ी और मशीन गन पकड़ रखी थी। यहाँ इतना सारा धुआं कैसे हो गया? कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। शकील, यहाँ तलवार लिए एक बहरूपिया घुस आया है। इमरान भाई उसके ही कब्जे में है।
हमें उन्हें बचाना होगा। मुस्तफा भाई, लेकिन यहाँ कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई नहीं दे रहा, सुनाई तो दे रहा है। जहां कहीं भी कदमों की आवाज सुनाई दे, भून डालो उस जगह को। सुल्तान के सारे आदमी फौरन चुप हो गए और दूर से आती हुई कदमों की आवाज उन सब के कानों में पड़ी, जिसे सुनते ही उनका एक आदमी बोल पड़ा, शकील भाई, उस ओर देखो, वो वहीं पर है। सुल्तान का वो आदमी आगे कुछ बोल पाता, तभी हवा में उड़ती हुई एक तलवार सीधा उसके मुंह के आर पार हो गई और वो अपनी छाती के बल जमीन पर गिर गया, जिसे देखकर उसके बगल में खड़े शकील की धड़कनें तेज हो गईं। साले, इस धुंध में छुपकर वार करता है, तू तो गया अब। शकील ने फौरन गोली दागनी शुरू कर दी और वो अपने साथियों के साथ आगे बढ़ने लगा। इसी बीच मौके का फायदा उठाकर दगुवटी ने दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन अचानक मुस्तफा उसके सामने आ खड़ा हुआ। इतनी जल्दी में कहां भागे जा रहे हो दगुवटी? जिसके लिए हमने इतनी प्लानिंग की, वो इतनी आसानी से कैसे भाग निकलेगा? तू मुझे रोकेगा? साले, तेरी तो मैं। दगुवटी ने दौड़ते हुए मुस्तफा को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन मुस्तफा टस से मस भी नहीं हुआ और फिर उसने दगुवटी की गर्दन अपने एक हाथ से जकड़कर उसे हवा में टांग दिया। तुझे पकड़ने के लिए मैं खास यहां तक आया। तुझे क्या लगा तू इतनी आसानी से भाग निकलेगा? दगुवटी का शरीर दर्द से छटपटाते हुए बेहोश हो गया और उसके बेहोश होते ही मुस्तफा ने उसे अपने कंधे पर उठा लिया। हंटर, तुझे तो मैं थोड़ी देर में देखता हूं। तब तक मुझे इस दगवटी को हमारी कैबिन बोट पर ठिकाने लगाना होगा। वो उसे लेकर कसिनो हॉल से बाहर निकल गया, लेकिन गलियारे में थोड़ी दूर जाते ही उसके कदम रुक से गए, क्योंकि हंटर तलवार लिए उसके सामने खड़ा था। मुस्तफा की नजर अब अद्वैत के पैरों के पास गई तो उसने वहां जमीन पर इमरान को बेहोश पड़ा पाया, जिसके हाथ हैंड जिपर से बांध दिए गए थे। इमरान भाई से दूर हट, वरना ये तेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। हटना ही होता तो मैं इस वक्त तुम्हारे सामने खड़ा नहीं होता। शकील, वो यहां मेरे सामने खड़ा। सारे लोग इस ओर आओ। शकील ने मुस्तफा की आवाज सुनकर अपने आदमी के मुंह से अद्वैत की तलवार खींच निकाली और अपने सारे साथियों के साथ भागता हुआ वो उस गलियारे में पहुंच गया। तुम सबके हाथ में कुल्हाड़ी क्यों है? गोलियां खत्म हो चुकी हैं, लेकिन इसके लिए ये तलवार और कुल्हाड़ियां ही काफी हैं। तो फिर खड़े क्यों हो? खत्म करो इसे। मुस्तफा का हुक्म पाते ही उसका एक आदमी हाथ में कुल्हाड़ी पकड़े हुए अद्वैत की ओर दौड़ पड़ा। साले, अब तू नहीं बचेगा। उसने घुमाकर कुल्हाड़ी अद्वैत की गर्दन पर चला दी, लेकिन अद्वैत ने तलवार सीधा उसके जबड़े में ही घुसेड़ दी, जो नीचे से उसके जबड़े को चीरते हुए सीधा ऊपर खोपड़ी के बाहर निकल गई। और फिर अद्वैत ने कंधे के जोर से तलवार को कुछ इस तरह से खींचा कि एक ही झटके में पूरे चेहरे के बीच से चिथड़े हो गए और खोपड़ी फटकर जमीन पर बिखर गई। तुम सबकी मौत आज से सालों पहले ही लिख दी गई थी। होनी को तुम बदल नहीं सकते, उसे बस होते हुए देख सकते हो। अगर तुझे लगता है कि तलवार सिर्फ तुझे ही चलानी आती है, तो ये तेरी सबसे बड़ी गलती है। मुस्तफा ने शकील के हाथ से तलवार ली और वो साथियों के साथ अद्वैत की ओर दौड़ पड़ा। खुद को हंटर कहता है? आज तू खुद मेरा शिकार बनकर रह जाएगा। मुस्तफा ने जमीन पर पड़े हुए आदमी के सीने पर पैर रखकर हवा में छलांग लगाई और उसने अपनी तलवार अद्वैत की तलवार पर दे पटकी। दोनों का टकराव इतनी जोर से हुआ कि दोनों ही लड़खड़ाकर एक कदम पीछे हट गए और फिर मुस्तफा के साथियों ने अद्वैत के ऊपर कुल्हाड़ी से हमला करना शुरू कर दिया। जब मौत सामने खड़ी हो तो कोई चाहकर भी उससे बच नहीं सकता। अद्वैत ने भी अपनी तलवार बिल्कुल बिजली की रफ्तार से हवा में घुमानी शुरू कर दी। कभी तलवार किसी के गर्दन के आर पार हो जाती और कभी किसी के पेट के। वो अकेला ही इतने लोगों का सामना किए जा रहा था, पर जैसे ही एक पल के लिए उसका ध्यान भटका, शकील ने पीछे से चाकू अद्वैत की पीठ में घुसेड़ दी। साले, तूने सोच भी कैसे लिया कि तू अकेले हम सभी को मारेगा? अद्वैत ने घायल होकर भी बिना रुके अपनी कोहनी घुमाकर शकील के जबड़े पर दे मारी और शकील का जबड़ा टूटकर टेढ़ा हो गया। लेकिन तभी दौड़ते हुए मुस्तफा ने हवा में उड़ते हुए अपना कंधा अद्वैत के पेट पर दे मारा और दोनों दीवार से टकराकर नीचे गिर गए।
हंटर, अब तो तेरी तलवार भी तेरे हाथ से छूट गई। अब तू शिकार कैसे करेगा? उसके लिए मुझे तलवार की जरूरत नहीं। मुस्तफा ने अपनी तलवार उठाई और वो अद्वैत की ओर हमला करने के लिए बढ़ा ही था कि अद्वैत ने दौड़ते हुए अपना कंधा मुस्तफा के पेट पर दे मारा और वे दोनों उस गलियारे की दीवार को तोड़ते हुए एक कमरे में जा घुसे। तुम्हें लगा मैं इतनी आसानी से हार जाऊंगा? ये लड़ाई मेरे लिए हार जीत से बढ़कर है। अद्वैत उठ खड़ा हुआ। तभी टूटे हुए गलियारे में शकील अंदर घुस गया और उसने पीछे से कुल्हाड़ी अद्वैत की खोपड़ी पर चला दी, जिसे अद्वैत ने बिना देखे पकड़ लिया। अगर पीठ पीछे से ही हमला करना है तो अपने पैरों को संभाल कर रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे कदमों की आहट भी सुन सकता हूं। उसने कुल्हाड़ी शकील के हाथ से छीन ली और उसने घुमाकर शकील के पेट पर कुछ इस तरह वार किया कि शकील का पूरा पेट ही फट गया। हंटर, इधर देख। मुस्तफा की आवाज सुनकर अद्वैत मुड़ा। तभी शराब की एक बोतल उसके सिर पर आ पड़ी और वो सीधा अपने मुंह के बल जमीन पर गिर गया। उसके सिर से खून की धार बहने लगी और सुल्तान के कुछ आदमी टूटी हुई दीवार से उस कमरे के अंदर घुस आए। उठ, दिखा मुझे तुझ में और कितनी ताकत है। मुस्तफा कुल्हाड़ी लेकर अद्वैत की ओर बढ़ने लगा। अद्वैत ने भी अपनी पीठ पर गड़ा हुआ खंजर खींचकर बाहर निकाल दिया। मैंने पहले ही कह दिया है, ये लड़ाई मेरे लिए हार जीत से बढ़कर है। अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। अभी तो उससे मिलना है, उसे मारना है। अभी बहुत काम बाकी है। मरने से पहले जितनी कहानियां किस्से सुनाने हैं सुना ले, क्योंकि तेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मुस्तफा ने कुल्हाड़ी अद्वैत की गर्दन पर मारने की कोशिश की और अद्वैत सामने वाली दीवार को तोड़ता हुआ दूसरे कमरे में जा पहुंचा, जहां दो आदमी एक खूबसूरत सी लड़की के साथ बिना कपड़ों के बिस्तर पर लेटे हुए थे। कौन है तू और यहाँ अंदर कैसे? इससे पहले वो दो आदमी अपनी बात पूरी कर पाते, मुस्तफा ने कुल्हाड़ी पहले आदमी के सिर पर पटक दी और उस आदमी का सिर बीच से फटकर दो टुकड़ों में हो गया। खुद को हंटर कहता है और हमसे डर कर दूर भागता है। वो कमरा छोटा था, मुझे एक साथ तुम सबसे लड़ने के लिए जगह चाहिए थी। ये कमरा उसके लिए एकदम ठीक है। थोड़ी देर में पता चल जाएगा तू यहाँ हमें मारने आया है या खुद मरने। सारे लोग खत्म करो खेल इसका। मुस्तफा और उसके सारे आदमी एक साथ कुल्हाड़ी लेकर अद्वैत के ऊपर टूट पड़े। अद्वैत ने भी लगातार चाकू से उन पर हमला करना शुरू कर दिया। कभी चाकू किसी की आंख में घुस जाती तो कभी मुस्तफा की कुल्हाड़ी का किनारा अद्वैत की पीठ को छू जाता। कभी चाकू किसी के कान में घुस जाती तो कभी किसी का मुक्का अद्वैत के पेट पर आ लगता। लगातार हमलों की बरसात होती जा रही थी। खून दोनों ही ओर से पानी की तरह बहता जा रहा था, लेकिन कोई भी रुकने को तैयार नहीं था। तभी अचानक मुस्तफा की लात अद्वैत की छाती पर आ लगी और वो दीवार पर लगी हुई एंटी क्लॉक से टकराकर नीचे गिर गया। शिकारी तो घायल हो गया, अब वो शिकार कैसे करेगा? अद्वैत जमीन पर घुटनों के बल गिरा पड़ा था। हाथ में कुल्हाड़ी लेकर सुल्तान के आखिरी दो आदमी उसकी ओर बढ़े ही थे, लेकिन तभी अचानक उसने घड़ी से घंटे की सुई बाहर खींच निकाली और उसने उसे उन दोनों की आंखों में घुसेड़ दिया। किसने कहा मैंने हार मान ली? मुस्तफा, अब तू अकेला बचा है। आजा, ये खेल यहीं खत्म करते हैं। दोनों अचानक ही एक दूसरे की ओर दौड़ पड़े। मुस्तफा ने चीखते हुए कुल्हाड़ी दोबारा अद्वैत की गर्दन पर चला दी। अद्वैत झुककर उस हमले से बच गया, लेकिन वो मुड़ता तभी मुस्तफा ने खंजर उसके दूसरे कंधे पर घुसेड़ दिया और कुल्हाड़ी के रॉड से उसने अद्वैत का गला दबाकर उसे दीवार से रगड़ते हुए हवा में टांग दिया। मार, अब मार मुझे। अद्वैत ने दर्द से तड़पते हुए कंधे पर लगा हुआ खंजर बाहर निकालना चाहा,
लेकिन मुस्तफा ने कुल्हाड़ी उसकी गर्दन पर इतनी जोर से दबा दी थी कि अद्वैत के हाथ से खंजर छूटकर जमीन पर गिर गया। कौन है तू और किसके लिए काम करता है? ओह, मैं तो भूल ही गया। तू बोल नहीं सकता क्योंकि मैंने तेरा गला इस कुल्हाड़ी के नीचे दबा रखा है। कोई बात नहीं, जब तू तड़प तड़प कर मर जाएगा तो तेरे चेहरे से मांस हटाते ही मुझे तेरी असली पहचान भी मिल जाएगी। रात बिल्कुल घनी और काली हो गई थी। तेज हवाओं के बीच आसमान में छाए काले बादल जोर जोर से गरजते जा रहे थे। तभी एक बड़ी सी लहर उस रॉयल कैरिबियन शिप पर जा टकराई और मुस्तफा लड़खड़ाता हुआ पीछे वाली दीवार से टकरा गया। लगता है ये प्रकृति भी यही चाहती है कि मैं इस लड़ाई को जल्द से जल्द खत्म करूं। हाँ, लड़ाई खत्म जरूर होगी, लेकिन तेरी मौत के बाद। दोनों एक दूसरे की ओर दौड़ पड़े। अद्वैत ने हवा में उड़ते हुए अपना कंधा मुस्तफा के पेट पर दोबारा दे मारा और दोनों पूरी दीवार को तोड़ते हुए दोबारा उस गलियारे में जा गिरे जहां अद्वैत ने जमीन पर गिरी हुई अपनी तलवार उठा ली और पूरी ताकत के साथ चीखते हुए अद्वैत ने उसे जमीन पर गाड़ दिया। जिंदा छोड़ रहा हूं तुझे। सुल्तान को बोल देना, अगर उसे अपना भाई चाहिए तो उसे मेरा सामना करना होगा। मुस्तफा जो घायल अवस्था में जमीन पर पड़ा हुआ था, धीरे धीरे उसकी आंखें धुंधली पड़ने लगी। उसने उन धुंधली आंखों से हंटर को देखा जो इमरान और दगवटी को एक साथ घसीटता हुआ उसकी नजरों से ओझल हो गया। कबीर, जल्दी कॉल उठाओ वरना हमारी नौकरी भी जा सकती है। हेलो, जय हिंद सर। कब से तुम्हें कॉल लगा रहा हूँ, तुम हो कहाँ? सॉरी सर, केस की छानबीन करने में लगा हुआ था, इसीलिए कॉल का पता ही नहीं चला। सर, यहाँ क्राइम सीन पर हमें मरे हुए लोगों के अलावा सिर्फ एक जूते का निशान मिला है। मतलब हंटर कोई गैंग नहीं बल्कि कोई एक ही इंसान है। उसने अकेले ही इतने सारे लोगों की जान ली है। क्या? ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? कोई अकेले इतने सारे लोगों को कैसे मार सकता है? पता नहीं सर, फॉरेंसिक टीम के हेड डॉक्टर चटर्जी ने तो यही बताया। अच्छा ठीक है, अभी मेरी बात ध्यान से सुनो। अपने साथ डॉक्टर चैटर्जी को लो और फौरन उनके साथ मुंबई पोर्ट पर पहुंचो। लेकिन सर क्या हुआ? आपने ही कहा था मुझे फिलहाल इसी केस पर कंसंट्रेट करने के लिए। हाँ, तो अब मैं ही कह रहा हूँ कि तुम सब छोड़कर मुंबई पोर्ट पर पहुंचो और इसके बारे में किसी और को कुछ भी मत बताना। सर, मेरी बात सुनिए। कबीर डीआईजी श्रीनिवास से कुछ पूछना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही कॉल कट गया और वो भागता हुआ फोरेंसिक टीम के हेड डॉक्टर चैटर्जी के पास पहुंच गया। क्या हुआ कबीर, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? डीआईजी सर ने मुझे और आपको फिलहाल सब कुछ छोड़कर मुंबई के पोर्ट पर बुलाया है। लेकिन हुआ क्या? ये तो वहां जाकर ही पता चलेगा। बारिश बंद हो चुकी थी। कबीर ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और वो डॉक्टर चैटर्जी को लेकर मुंबई सी पोर्ट पर पहुंच गया, जहां मौजूद हेलीकॉप्टर्स के साथ डीआईजी श्रीनिवासन खड़े थे। कबीर और डॉक्टर चैटर्जी, मेरे पीछे आइए। डीआईजी श्रीनिवास उन दोनों को लेकर हेलीकॉप्टर में बैठ गए। हेलीकॉप्टर में बैठने के बाद जब कबीर ने बगल वाले हेलीकॉप्टर में चीफ मिनिस्टर को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सर, इस वक्त चीफ मिनिस्टर साहब हम सबके साथ? कुछ हुआ है क्या? रॉयल कैरिबियन क्रूज शिप पर 100 से भी ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और चीफ मिनिस्टर सर के बेटे राणा दगवटी सर भी गायब हैं। डीआईजी की बात सुनकर कबीर बिल्कुल सकपका सा गया और 1.5 घंटे तक गहरे समुद्र में 200 किलोमीटर दूर तक आगे जाने के बाद पायलट ने हेलीकॉप्टर क्रूज शिप पर लैंड किया, जहां पहुंचते ही चीफ मिनिस्टर ने शिप के कैप्टन को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। मैंने तुझे शिप वापस मुंबई पोर्ट पर लाने के लिए कहा था, तुझे समझ में नहीं आया? सॉरी सर, मौसम खराब होने की वजह से आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही थी। कोई बात नहीं, अब टीवी पर मौसम का हाल चाल लेना, यहाँ आने की जरूरत नहीं। सर प्लीज ऐसा मत करिए। थोड़ी ही देर में वे सभी कसीनो हॉल के गलियारे में जा पहुंचे, जहां चारों ओर खून से सने हुए इंसानी अंग बिखरे थे।
यहाँ आखिर क्या हुआ था? ऐसा लग रहा है जैसे इन सभी को किसी ने तलवार से काट दिया हो। डीआईजी श्रीनिवास और एसपी कबीर की नजर जैसे ही वहां जमीन पर गड़ी तलवार पर गई, वे दोनों भागते हुए उसके पास पहुंच गए। हंटर, ये तो उसी की तलवार है। मतलब वो यहाँ भी आया था। चीफ मिनिस्टर को कबीर की बातें समझ में नहीं आई, इसीलिए वो तेज कदमों के साथ कबीर के पास आ गए। कौन है हंटर? तुम सब किसकी बात कर रहे हो? कबीर ने एक गहरी सांस ली और एक एक करके उसने सारी बात चीफ मिनिस्टर को बता दी, जिसे सुनकर चीफ मिनिस्टर का चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ गया। इतना सब कुछ हो गया और ये तुम मुझे अब बता रहे हो? सर, ये सारी चीजें हमें भी थोड़ी देर पहले ही पता चली। पता करो साला वो कौन है। और सुल्तान, तू ईरान में छिपा हो या ओमान में, मैं तुझे कैसे भी ढूंढ निकालूंगा। चीफ मिनिस्टर ने गुस्से में अपना पैर हॉलवे की टूटी हुई दीवार पर दे मारा। तभी भागता हुआ उनका सेक्रेटरी उनके पास आया। सर, यहाँ सुल्तान और छोटे मालिक दोनों के ही सारे आदमी मारे जा चुके हैं, लेकिन सुल्तान का आदमी मुस्तफा बच निकला। वो घायल था, लेकिन फिर भी वो एक छोटी शिप लेकर यहाँ से फरार हो गया। यहाँ इंडियन नेवी के भी लोग जांच करने के लिए आ गए हैं। उन्होंने एक लड़की को गिरफ्तार किया है, लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं रही। ठीक है, हमें उसके पास लेकर चलो। वे सभी उस सेक्रेटरी का पीछा करते हुए उस कसीनो हॉल में जा पहुंचे, जिसके एक कोने पर इंडिया के कुछ जाने माने रईस लोग खड़े थे और दूसरे कोने पर नेवी के लेफ्टिनेंट कमांडर, जो फिजा से कुछ पूछताछ किए जा रहे थे। लेकिन तुम कह रही हो कि तुम्हें इस क्रूज शिप पर आने के लिए इनवाइट किया गया था, लेकिन तुम्हें इनविटेशन किसने भेजा? इसके बारे में तुमको कुछ भी नहीं पता? मैं ये कह रही हूँ कि इनविटेशन मेरे पास किसी ने कुरियर से भेजा था। मुझे उसकी आइडेंटिटी के बारे में कुछ भी पता नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि तुम्हारे पास गन थी और तुमने यहाँ कुछ लोगों को शूट भी किया था। वो मेरी गन नहीं थी, उनमें से ही किसी की थी। मैंने गोली सिर्फ सेल्फ डिफेंस में चलाई और फिर बाद में उस हंटर ने मेरे हाथों को हैंड जिपर से बांध दिया। फिजा को देखकर कबीर भागते हुए उसके पास पहुंच गया। आर्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कबीर, तुम यहाँ? मैं तो यहाँ इस केस की छानबीन करने के लिए आया हूँ, लेकिन तुम यहाँ कैसे? तुमने आर्मी छोड़ दी क्या? एक ओर जहां उस पूरे क्रूज शिप पर चारों ओर सवालों और जवाबों का सिलसिला शुरू हो गया, वहां से सैकड़ों मील दूर एक सीक्रेट अंडरग्राउंड टनल में चारों ओर खामोशी छाई हुई थी। इमरान, आंखें खोलो। ये हम कौन सी जगह पर हैं? दगुवटी धीरे धीरे करके अपने पैरों पर उठ खड़ा हुआ। जब उसने नजरें घुमाई तो पता चला ये काले पत्थरों से बनी हुई एक विशालकाय अंधेरी गुफा थी, जो चारों ओर से बंद थी। लेकिन वहां से 30 फीट ऊपर आसमान में एक खुली जगह थी, जहां से रोशनी आ रही थी। कोई है? ये कौन सी जगह है? कोई हमें यहाँ से बाहर निकालो। दगुवटी की चीखती हुई आवाज जब बेहोश पड़े इमरान के कानों में पड़ी तो वो भी लड़खड़ाते हुए उठने की कोशिश करने लगा। साले ने पता नहीं कैसे मारा कि सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। नहीं छोड़ूंगा उसे। इमरान जैसे ही उठा, उसकी नजर अपने सामने खड़े दगुवटी पर पड़ी, जिसे दौड़ते हुए उसने एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। मुक्का दगुवटी के चेहरे पर लगा, लेकिन दर्द से तड़पते हुए इमरान खुद जमीन पर गिर गया, क्योंकि उसके हाथ में गोली लगी थी। साले, सुल्तान के बल पर इतना मत उड़। भूल गया मेरा बाप कौन। अगर मैं तेरे बाप से डरता तो तुझे खुलेआम उस क्रूज शिप से उठाने के लिए नहीं आता। सोचा पोकर के गेम में तुझे हराकर मामला ठंडी तरह से निपटा लेंगे, लेकिन तेरे आदमी ने मुझे लॉकर रूम में बंद करके बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे पता है वो साला डीलर भी तुझसे मिला हुआ था। जैसे गुंडागिरी तूने अपने छोटे भाई सुल्तान से सीखी है, वैसे ही राजनीति मैंने अपने बाप से सीखी है। मुझे पता था तू ब्रह्मोस मिसाइल का ब्लूप्रिंट पाने के लिए टेढ़ी चाल जरूर चलेगा, इसीलिए मुझे मजबूरन तेरे खिलाफ षड्यंत्र रचना पड़ा। वो दोनों बात कर ही रहे थे, तभी दीवार पर लगा हुआ 5x5 का पत्थर धीरे धीरे नीचे आने लगा, जिस पर हाथ में तलवार लिए हुए एक आदमी खड़ा था। इंसान चाहकर भी अपनी प्रवृत्ति बदल नहीं सकता। बुराई इंसानी स्वभाव का एक हिस्सा है, हम उसे चाहकर भी नकार नहीं सकते।
लेकिन जब वो बुराई इतनी बढ़ जाए कि उसका प्रभाव उन पर भी होने लगे जिनका उनसे कुछ भी लेना देना नहीं, तो फिर किसी को तो कुछ करना होगा। इमरान, मुझे पता है सुल्तान तेरी तलाश में यहां तक जरूर आएगा। और दगुवटी, मैं ये जानता हूं कि तुझे ढूंढने के लिए तेरा बाप पूरे सिस्टम की नींव तक को हिला देगा, लेकिन अंत में तुम सब चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक आम इंसान इस दुनिया में न्याय के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। वो पत्थर का प्लेटफॉर्म धीरे धीरे नीचे आ गया और हाथ में तलवार पकड़े हुए अद्वैत ने जमीन पर कदम रखे। अद्वैत ने अपने चेहरे से मास्क निकाला और उसने अपने कदम जमीन पर रखे। अद्वैत, तो वो तू ही है जिसने हम पर हमला किया? साले, तू अब नहीं बचेगा। इमरान अद्वैत की ओर दौड़ा, लेकिन अद्वैत ने तुरंत अपनी तलवार उसकी आंखों के सामने लाकर रोक दी। एक कदम भी और आगे बढ़े तो ये तलवार तुम्हारी आंखों को चीरते हुए खोपड़ी के पीछे से निकल जाएगी। क्यों कर रहा है तू ये सब? क्या चाहिए तुझे? अद्वैत ने बिना उसके सवाल का जवाब दिए अपने चेहरे पर लगी हुई दाढ़ी और विग निकालकर प्लेटफॉर्म पर फेंक दिया। है कौन तू? बता, चाहता क्या है? सवाल अच्छा है। मैं कौन हूं? मैं कोई भी हो सकता हूं। क्या फर्क पड़ता है? तुम सबने अपने कर्म पहले ही कर दिए हैं, अब मेरे कर्मों की बारी है। सुनो, अगले एपिसोड को सुनने के लिए आपका कॉइन बैलेंस सफिशिएंट नहीं है, तो अभी हमारे स्टोर से अपने कॉइन्स टॉप अप कर लें। हैप्पी लिसनिंग।